हाँ जी, तो करें स्टार्ट। वेलकम बैक कोडर आर्मी हमारी इस एलएलडी की सीरीज़ में। और आज हम लेके आए हैं बिल्कुल एक नया एलएलडी डिज़ाइन प्रॉब्लम, और ये भी बिल्कुल सेम है जैसे हमने पिछली वीडियो में किया था। इस वीडियो में भी हम एक गेम बनाने वाले हैं जिसका नाम है स्नेक एंड लैडर गेम। ये भी आपने अपने बचपन में या अभी भी खेली होगी कई बार, आपको पता होगा ये गेम काम कैसे करती है। आज हम उसी गेम का लो लेवल डिज़ाइन देखने वाले हैं। अगेन इंटरव्यू परस्पेक्टिव से ये भी एक ज़रूरी गेम है जिसका लो लेवल डिज़ाइन पूछ लिया जाता है। और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है ना, डिज़ाइनिंग टिक टैक टू गेम, तो ये उससे काफ़ी सिमिलर रहेगी स्ट्रक्चरली। बाकी ऑब्वियसली गेम के रूल्स बदलेंगे और कुछ क्लासेस बदलेंगी, तो हम देखते हैं उसे कैसे बनाना है। चलो आ जाओ फिर स्क्रीन पे। अब देखो, सबसे पहले अगेन हम अपने रिक्वायरमेंट डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल रहेंगे जैसे पहले थे कि साइज ऑफ द बोर्ड शुड बी स्केलेबल, देयर आर स्टैंडर्ड गेम रूल्स एंड शुड बी फर्दर एक्सटेंडेबल। ये रूल तो बिल्कुल सेम है जो हमने टिक टैक टो में भी दिया था, राइट। उसके अलावा हम एक नया रूल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि देयर कैन बी गेम सेटअप्स लाइक स्ट्रेटेजी, रैंडम सेटअप, कस्टम सेटअप एंड स्टैंडर्ड सेटअप। इसका क्या मतलब है? अच्छा, एक बार इसके लिए ना पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमारी जो स्नेक एंड लैडर गेम होती है वो होती क्या। आपको पता है हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं। लेट्स से 1 2 3 4 अप टू लेट्स से 10, फिर यहाँ से 11 शुरू होता है, करते 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 अप टू 20, और इस तरह से हमारे सेल्स इंक्रीमेंट होते हैं करते करते यहाँ पे फाइनल एक सेल होता है 100। अगर ये 100 क्रॉस 100 का है, और ये भी अगेन हम इसको n क्रॉस n का रख सकते हैं, स्केलेबल रख सकते हैं, राइट। और आपको पता है कुछ सेल्स में कोई स्नेक होता है जो आपको एक स्टार्टिंग एंड से नीचे की तरफ लेके आ जाता है, और कुछ उसमें आपको पता है एक लैडर होती है जो आपको स्टार्टिंग से कहीं नीचे वैल्यू से कहीं ऊपर की वैल्यू तक लेके जाती है। तो ये आपको पता है दिस इज हाउ स्नेक एंड लैडर गेम वर्क। और आपके पास एक डाइस होता है जो आप थ्रो करते हो, और आपके पास एक वैल्यू आती है जिससे आप अपने प्लेयर को इंक्रीज करते हो, अपडेट करते हो, राइट। अब मैंने कहा इस पूरी गेम को सेटअप करने का एक स्टैंडर्ड रूल होता होगा, है ना। स्टैंडर्ड रूल बोले तो कि जो भी पहली बार ये स्टैंडर्ड आपकी स्नेक एंड लैडर गेम बनी होगी, उसमें जहाँ जहाँ स्नेक होंगे और जहाँ जहाँ लैडर होगा, अगर हम वहीं पे उसको पुट कर दें तो वो तो एक स्टैंडर्ड तरीका हो गया, है ना, गेम को सेटअप करने का। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, एक कस्टम सेटअप कर सकते हो। कस्टम सेटअप मतलब मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ स्नेक को रखना है, कहाँ कहाँ लैडर्स को रखना है, तो ये हो गया आपका कस्टम सेटअप। एक आप कर सकते हो रैंडम सेटअप। रैंडम सेटअप में क्या होगा कि मैं आपको बोल रहा हूँ रैंडमली कहीं भी स्नेक्स को डाल दो, कहीं भी लैडर को डाल दो। अब उस रैंडम में भी ना मैं फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकता हूँ, लेट्स से इजी, मीडियम और हार्ड की। ये मेरे को क्या बताएगा, इजी, मीडियम, हार्ड, ये मेरे को ये बताएगा कि जो मेरे को स्नेक्स चाहिए, अगर मैं इजी गेम खेल रहा हूँ तो वह ऐसा होगा कि स्नेक्स कम होंगे, लैडर ज़्यादा होगी। मीडियम में स्नेक्स की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, और सॉरी बराबर होगी लेट्स से, और हार्ड में स्नेक्स की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी और लैडर की कम होगी। तो ये अलग अलग तरह के गेम सेटअप्स हो सकते हैं जो मैं इस वाली लाइन में बनाने वाला हूँ कि देयर कैन बी मैनी गेम स्ट्रेटेजीज लाइक रैंडम सेटअप, कस्टम सेटअप एंड स्टैंडर्ड सेटअप। ठीक है, तो ये मतलब था जो हमने गेम स्ट्रेटेजी की बात की थी। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई आपको, ठीक है। और इसके अलावा हम यहाँ पे अगेन एक और अपनी रिक्वायरमेंट्स को डाल सकते हैं जो हमारी पिछली बार में भी थी, वो थी नोटिफिकेशंस की। तो वो इसमें भी हम सेम रखेंगे। और कौन सी नोटिफिकेशन? सेम इन ऐप नोटिफिकेशन। तो अगेन हम अपना एक नोटिफिकेशन जो बनाने वाले हैं, जो सर्वर बनाने वाले हैं, वो इन ऐप होगा, ठीक है। तो एक कंसोल नोटिफायर बनाएंगे जैसे हमने पिछली गेम में बनाया था, वो कंसोल पे नोटिफिकेशन को प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये सब हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए हम अपना पूरा का पूरा एक लो लेवल डिज़ाइन बनाने वाले हैं अबाउट स्नेक एंड लैडर गेम, ठीक है। तो चलो जंप करते हैं फटाफट यूएमएल की तरफ। तो देखो इस बार भी जो हम अपनी अप्रोच रखने वाले हैं ना, वो टॉप डाउन अप्रोच रखने वाले हैं। ये हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि गेम्स में टॉप डाउन अप्रोच रखना हमेशा बेटर होता है, कि आप पहले बड़े ऑब्जेक्ट्स बनाओ और फिर आप जाकर के स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स को कंस्ट्रक्ट करो, ठीक है। तो इसमें भी हम वही अप्रोच को फॉलो करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। अब एक स्नेक एंड लैडर गेम में क्या होता है ना, आपको पता ही है, आपके पास एक बोर्ड होता है, ठीक है, और उस बोर्ड में बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है। और उसमें एक आखिरी सेल होता है जो विनिंग सेल होता है, लेट से वो है 100, और एक स्टार्टिंग सेल होता है लेट से 1, और बीच बीच में कहीं कहीं आपके पास स्नेक होते हैं और कहीं कहीं आपके पास लैडर होती है, ये आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि और आपके साथ एक डाइस भी होता है, राइट, जो आप थ्रो करते हो, और आपके पास 1 से लेके 6 तक अलग अलग वैल्यू आ सकती है, 1 से 6, और जो भी वैल्यू आती है उस हिसाब से आप अपने प्लेयर को आगे मूव करते हो, ठीक है। तो एक बात तो ये होगी गेम के रूल्स की, ठीक है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो हमारे पास 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स आपको दिख रहा है ना,
एक्चुअली ये कोई 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स नहीं होता, ये सिर्फ एक 1D एरे होता है। ये तो आपको पता लग ही रहा होगा, है ना, क्योंकि आपके पास 1 से लेकर के एक n तक वैल्यूज होती है। लेट्स से यहाँ पे n की वैल्यू है 100, तो आपके पास 100 तक वैल्यूज होंगी, है ना। तो ये तो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन होता है कि पहले आपने 1 से लेकर 10 तक यहाँ पे डिनोट किया, फिर 11 से 20 तक यहाँ पे डिनोट किया। ये गेम का रिप्रेजेंटेशन होता है ना। अगर हम इसको फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करा रहे हैं तो हम इसको 2D मैट्रिक्स की तरह डिस्प्ले करवा सकते हैं, वो अलग बात है, पर हम तो सिर्फ इसका बैक एंड बना रहे हैं। तो हमारे पास सिर्फ एक 1D एरे भी अगर हम ले तो हमारा काम चल जाना चाहिए, है ना। इनफैक्ट मैं एक स्टेप और आगे जाता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ हमें ना एक्चुअली एक 1D एरे की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, हमें सिर्फ एक मैप की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें हम मैप कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर इंटीजर पे या किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे क्या कोई स्नेक है या कोई लैडर है क्या। और बाकी तो हम किसी साइज के हिसाब से, लेट्स से इसका साइज है 100, हम निकाल सकते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर सेल, लेट्स से 25th सेल, उसमें अगर कोई स्नेक है या लैडर है वो तो हम इस मैप से निकाल लेंगे, जो भी हम एक मैप स्टोर कर लेंगे। और अगर यूज़र किसी पर्टिकुलर सेल पे खड़ा है वो हम उसके प्लेयर के अंदर ही स्टोर कर लेंगे। अब ये सब हम कैसे करेंगे वो सब हम UML में देखेंगे। तो ये बस एक थोड़ा सा ओवरव्यू देना था आपको कि हमें एक 2D मैट्रिक्स की ज़रूरत नहीं है इन अ वे, अगर आपको ये माइंड में आए, राइट। क्योंकि एक्चुअली आपको पता है हम एक 2D एरे की जगह 1D एरे ले सकते हैं, और 1D एरे भी ना लेकर के हम सिर्फ एक मैप ले सकते हैं। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी गेम की UML को बनाना। और सबसे पहले हमने, क्योंकि हम टॉप डाउन अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, तो हम अपने सबसे पहले बड़े ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, विच इज़ गेम, राइट। आपको पता है ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, इसमें ये एक तरह से आपका ऑर्केस्ट्रेटर ऑब्जेक्ट होगा, इसमें सब कुछ आ जाएगा। और फिर हम देखेंगे हमें कौन कौन से स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। अब एक गेम, एक स्नेक एंड लैडर गेम बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, आपको चाहिए एक बोर्ड, ठीक है। जैसे हमने पिछली गेम में बनाया था, तो हम एक बोर्ड ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला बोर्ड, राइट, जो हमने अभी बना के दिखाया था आपको। तो हम इस बोर्ड को बनाते हैं कि एक बोर्ड में क्या क्या होता होगा, तो हम उसको यहाँ बना लेते हैं, लेट्स से बोर्ड, ठीक है। अब एक टिक टैक टो बोर्ड में क्या क्या चीज़ें होती होंगी ज़रा वो देखते हैं, ठीक है, इस पे फोकस करते हैं। अब सबसे पहले ना बोर्ड में होता होगा एक साइज, राइट, इंट साइज। अब मैंने कहा ये भी आपको स्केलेबल रखना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टैंडर्ड गेम होती है आपकी स्नेक एंड लैडर की, वो 100 की होती है, राइट, उसमें 100 सेल्स बने होते हैं, है ना। पर आप उसको 1000 बना सकते हो वगैरह वगैरह, डिपेंडिंग अपॉन आप कितनी बड़ी गेम बनाना चाहते हो। तो हमने एक साइज़ रख लिया, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है हमने क्या कहा था, आप एक 1D एरे से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या इसकी भी ज़रूरत नहीं है, आप बस ये हिसाब किताब रख लो कि किस सेल्स पे स्नेक है, किस सेल्स पे लैडर है। अब किस सेल पे स्नेक है का क्या मतलब, स्नेक की एक हेड होगा और उसका टेल किसी और पॉइंट पे होगा। मतलब अगर इसको हम दोबारा से 2D में बनाएं तो ऐसा होता होगा ना कि ये स्नेक का हेड है और ये स्नेक की टेल है, तो ये भी किसी सेल में होता होगा और ये भी किसी सेल के अंदर लाया करता होगा। तो जब हम स्नेक की बात कर रहे हैं तो हम स्नेक के हेड की बात करते हैं, राइट, क्योंकि अफेक्ट तो वही करता है ना यूज़र को। तो अगर यूज़र किसी स्नेक की टेल पे खड़ा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर स्नेक की हेड पे खड़ा है तो वो वहाँ से डाउन आकर के वापस कहाँ जाता है, जहाँ पे स्नेक की टेल होती है। तो सेम तरीके से अगर एक लैडर है तो एक लैडर का हेड होता होगा, एक लैडर का टेल होता होगा। अब जैसे ही कोई यूज़र किसी लैडर के टेल पे खड़ा है तो वो ऊपर चढ़ जाएगा, और अगर हेड पे खड़ा है तो वो कभी नीचे नहीं उतरता, राइट। तो इस हिसाब से हमें ये हिसाब रखना पड़ेगा कि हमारे पास ये जो साइज़ है, ये जो बेसिकली लिस्ट है पूरी की पूरी सेल्स की, जो हम बना नहीं रहे, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें देखना उसमें स्नेक्स कहाँ कहाँ हैं और लैडर कहाँ कहाँ है। यानी कि हमें क्या चाहिए, लिस्ट ऑफ स्नेक्स। तो हो सकता है हम एक वेक्टर ऑफ ऐसे स्नेक्स को स्टोर करा लें, स्नेक, और फिर एक स्नेक का ऑब्जेक्ट बनाएं, और फिर हम एक ले लें वेक्टर ऑफ लेट्स से लैडर्स, और हम लैडर्स का ऑब्जेक्ट बना लें, मतलब एक लिस्ट बना लें, राइट, कि लैडर्स कहाँ कहाँ हैं, मतलब कितने लैडर्स हैं और कहाँ कहाँ पे हैं, ऐसे कितने स्नेक्स हैं और कहाँ कहाँ पे हैं। तो हम ये भी कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि स्नेक्स और लैडर्स की अलग अलग लिस्ट रखने से अच्छा है कि हम ना इनका, स्नेक का और लैडर का, एक पेरेंट ऑब्जेक्ट ले लें। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो एक पूरी गेम में स्नेक और लैडर काम तो एक जैसा ही करते हैं। स्नेक का काम है किसी ऑब्जेक्ट, किसी यूज़र को एक सेल से किसी नीचे के सेल पे लेके आना, लैडर का उल्टा काम है एक सेल से ऊपर की तरफ लेके जाना, पर कर तो वो सेल मूवमेंट ही रहे ना। तो मैं इनको अलग अलग ना बोल के एक पेरेंट ऑब्जेक्ट से रिलेट करता हूँ। लेट्स से मैं उसको बोलता हूँ बोर्ड एंटिटी, ठीक है। तो सिर्फ बोर्ड एंटिटी नहीं, बल्कि मैंने क्या कहा था, मैं उसकी लिस्ट ले लेता हूँ। तो मैं ले लिया वेक्टर ऑफ बोर्ड एंटिटी, इसको मैंने बोला लेट्स से एंटिटी, ठीक है। अब बोर्ड एंटिटी क्या है, बोर्ड एंटिटी या तो एक स्नेक हो सकती है या फिर एक लैडर हो सकती है, ठीक है। तो अब मैं अपनी बोर्ड एंटिटी क्लास बना लेता हूँ, ठीक है। चलो अब हम अपनी बनाते हैं बोर्ड एंटिटी क्लास, ठीक है। अब हर बोर्ड एंटिटी, या वो स्नेक हो या लैडर हो, उसमें क्या क्या होता होगा देखो।
उसमें एक स्टार्ट होता होगा, एक एंड होता होगा। स्टार्ट और एंड का क्या मतलब यहाँ पे? देखो स्टार्ट और एंड का बहुत सिंपल मतलब है कि अगर वो स्नेक है तो स्नेक का हेड उसका स्टार्ट हो गया और एंड उसकी टेल हो गई, क्योंकि वो किसी यूजर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आता है। सेम अगर वो कोई लैडर है तो उसका स्टार्ट उसका टेल हो गया, जहाँ से बेसिकली वो यूजर को उठाता है ऊपर तक, तो उसका हेड वो हो गया, है ना, बेसिकली उसका एंड वो हो गया। तो इसके अलावा स्टार्ट और एंड के अलावा हमारे पास क्या मेथड, कोई एक मेथड हो सकता है, लेट्स से डिस्प्ले, ठीक है, कि वो दिखते कैसे हैं। अब ऑब्वियसली ये तो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो हम इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं, पर स्नेक अलग तरीके से दिखेगा और हमारी लैडर अलग तरीके से दिखेगी। तो वो आप समझ लो दिखाने के पर्सपेक्टिव से, अभी तो हम सिर्फ कंसोल पे आउटपुट प्रिंट करेंगे, पर अगर हम इसको फ्रंट एंड से जोड़ते तो हम उसको अलग अलग तरीके से दिखाते। तो अब हम एक काम करते हैं, इनकी हायरार्की बना लेते हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया हमारे पास स्नेक, एक हो गया हमारे पास लैडर, ठीक है। तो एक स्नेक क्लास हो गई, एक लैडर क्लास हो गई। तो आपको पता ही है इन दोनों में, क्योंकि ये इसको ओवरराइड कर रहे हैं तो स्टार्ट और एंड, तो स्टार्ट और एंड दोनों में आ जाएगा। लेकिन ये दोनों क्या करेंगे, अपना डिस्प्ले मेथड को ओवरराइड करेंगे, क्योंकि ये अलग तरीके से डिस्प्ले होता होगा और ये अलग तरीके से डिस्प्ले होता होगा, राइट। तो हमने ये वाली हायरार्की बना ली बोर्ड एंटिटी की, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए। बाकी हम क्या कह सकते हैं, रिलेशनशिप क्या है कि बोर्ड हैज़ अ, नॉट हैज़ अ बल्कि वन टू मैनी बोर्ड एंटिटी, क्योंकि उसके पास हमने एक लिस्ट स्टोर करी हुई है एंटिटीज़ की। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा हम और क्या क्या रख सकते हैं अपने बोर्ड में, हमारा जो बोर्ड है इसमें हम और क्या क्या चीज़ें रख सकते हैं। मेरे हिसाब से हमें एक और चीज़ रखनी चाहिए जो हमने डिस्कस भी की थी, एक मैप, ठीक है। तो अच्छा मैप क्यों, पहले बताता हूँ कौन सा मैप, मैप ऑफ इंटीजर कॉमा बोर्ड एंटिटी का, और इंटीजर क्या है यहाँ पे, सेल है, ठीक है। तो लेट्स से मैं इसको मैप को एमपी बोल देता हूँ। तो आपको पता है ये जो मैप में जो इंटीजर है ये क्या होगा, ये होगा उस किसी भी सेल का नंबर, लेट्स से 50th सेल, ठीक है। अब उसमें हमने एक बोर्ड एंटिटी डाली होगी। अब बोर्ड एंटिटी क्या होगी, या तो वो स्नेक होगा या तो वो लैडर होगी। अब बाय सेइंग वो स्नेक है, इसका मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे, इस पर्टिकुलर सेल पे वो जो स्नेक है उसका हेड लाई करता होगा, राइट। तभी तो वो किसी यूजर को काट करके नीचे तक लेके आएगा, है ना। वैसे ही अगर उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे एक लैडर है तो उस लैडर का टेल लाई करती होगी, यानी कि बॉटम लाई करता होगा, तभी तो वो किसी यूजर को ऊपर तक लेके जाएगा, है ना। तो हमने कि ये मैप बना लिया। इस मैप की हमें क्या जरूरत पड़ी, देखो इस मैप से हमें ये फायदा होगा कि अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि किसी भी पर्टिकुलर सेल में या किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे क्या कोई बोर्ड एंटिटी है, तो हम फटाफट इस मैप में ऑर्डर ऑफ वन ऑपरेशन करके वो चेक कर पाएंगे। हमें बार बार इस लिस्ट में लूप थ्रू नहीं करना पड़ेगा कि हम सारी बोर्ड एंटिटीज़ की लिस्ट में लूप थ्रू करें और चेक करें क्या किसी भी बोर्ड एंटिटी का स्टार्ट इज इक्वल ये सेल है क्या। बेसिकली हमें ये नहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने एक मैप ले लिया। मैंने क्या कहा था आपको, एक्चुअली एक वन डायमेंशनल एरे लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये 1 2 3 से स्टार्ट होता है और एन तक जाता है। क्योंकि अगर आपको इसकी ज़रूरत क्यों पड़े, जब आपके पास साइज़ है, अगर हमने साइज़ ले लिया 100 तो हमें पता है कि हमारे पास 1 to 100 एलिमेंट्स होंगे। तो हम उसे एक्चुअली स्टोर क्यों कराएं, मतलब एक एरे को एक्चुअली एक स्पेस क्यों दें, जब हमें पता है कि हम बस ये स्टोर करा सकते हैं कि इसके किस किस इंडेक्स पे, लेट्स से 4 6 99 और 100, इन 4 इंडेक्स पे स्नेक होगा, और ऐसे ही कोई 4 इंडेक्स हो, लेट्स से 5 10 15 20, इन 4 इंडेक्स पे लैडर होंगी। हमें बस ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करानी है, वो हमने इस मैप में करा ली, और इस वेक्टर में हमने उसकी सारी की सारी लिस्ट स्टोर करा ली स्नेक्स की और लैडर्स की। बाकी हमें पता है नंबर 1 to 100 ही हो सकते हैं, या फिर नंबर 1 to जो भी इस बोर्ड का साइज़ होगा, यानी जो साइज़ यहाँ पे स्टोर होगा वो हो सकते हैं। तो हमें एक्चुअली किसी लिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हमने कोई लिस्ट नहीं ली, हमने बस साइज़ एरे लिया, सॉरी साइज़ का इंटीजर लिया कि कितना साइज़ है। हमने लिस्ट ऑफ बोर्ड एंटिटीज़ ली, ये जो हमने यहाँ बनाई है वो स्नेक हो सकता है या लैडर हो सकता है, और हमने एक मैप ले लिया, ठीक है। चलो इतना कुछ हो गया, अब चलते हैं आगे। तो चलो अब देखते हैं इसके मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपना बेसिक मेथड ले लेते हैं। हमने क्या कहा कि हमारे पास एक वेक्टर ऑफ एंटिटीज़ हैं ही, तो एक मेथड ले लेते हैं ऐड एंटिटी, ठीक है। वो क्या करता होगा, एक लेट से बोर्ड एंटिटी लेता होगा, लेट से ई, और उसको क्या करता होगा, इस लिस्ट में ऐड कर देता होगा, एंटिटीज़ की लिस्ट में ऐड कर देता होगा, है ना। और उस जो एंटिटी होती होगी उसके पास अपना खुद का स्टार्ट और एंड होता होगा, यानी कि उसको पता होगा उसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा और एंडिंग पॉइंट कौन सा है, बेसिकली सेल कौन सा है, ठीक है। तो हमने एक ऐड एंटिटी मेथड बना लिया, ठीक है। और क्या मेथड रख सकते हैं, और लेट से रख सकते हैं, हम रख सकते हैं कैन ऐड एंटिटी, ठीक है, जो क्या करेगा, एक पोजिशन ले लेगा, लेट से POS, और वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा कि डिपेंडिंग अपॉन कि क्या हम इस पोजीशन में किसी एंटिटी को स्टोर करवा सकते हैं। अब हम इसको ऐसे देख लेंगे कि अगर मान लो वहाँ पे ऑलरेडी एक स्नेक है,
ठीक है, इस स्टार्टिंग पॉइंट है स्नेक का, यहाँ पे ऑलरेडी सेल में ऑलरेडी एक स्नेक है, तो क्या इस सेल में आप दोबारा कोई लैडर का एंड पॉइंट या फिर किसी और स्नेक का एंड स्टार्टिंग पॉइंट डाल सकते हो? नहीं ऑब्वियसली, है ना। तो ये कैन ऐड एंटिटी वो चेक कर लेगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या मेथड हो सकते हैं? हमने क्या कहा था, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा पहले एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक तो मेथड हो सकता है डिस्प्ले, ठीक है, जो क्या करेगा, पूरे के पूरे बोर्ड को डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। अब देखो, इसके अलावा हम और क्या मेथड रख सकते हैं डिस्प्ले के अलावा? देखो, हम ना इसमें एक मेथड रख सकते हैं सेटअप बोर्ड, ठीक है, जो क्या करेगा, बोर्ड को सेटअप करके दे देगा। यानी कि जब भी आप गेम खेलना शुरू करोगे, आपको पता है एक स्नेक एंड लैडर गेम खेलने के लिए आपको हमेशा एक पूरा का पूरा बोर्ड रेडी मिलेगा, जिस पे नंबरिंग्स लिखी होगी, कुछ स्नेक्स और लैडर ऑलरेडी बने होंगे और आपके पास एक डाइस होगा। तो ये सब आपको एकदम से रेडी मिलेगा, है ना। तो उसके बाद आप गेम खेलना स्टार्ट करते हो, फिर प्लेयर 1 अपनी चाल चलता है, फिर प्लेयर 2 चलता है, वगैरह वगैरह। तो सेटअप बोर्ड का काम होगा एक बोर्ड को पूरा का पूरा सेटअप कर देना, ठीक है। अब अगर आप रिक्वायरमेंट्स में वापस से चले तो देखो, मैंने क्या कहा था कि देयर कैन बी सेटअप स्ट्रेटेजीज लाइक रैंडम सेटअप, कस्टम सेटअप एंड स्टैंडर्ड सेटअप। तो ना हम ना एक तरह से इस बोर्ड को सेटअप नहीं करेंगे, उसकी हम स्ट्रेटेजीज रखेंगे। और स्ट्रेटेजी क्या बताएगी कि ये जो पूरा का पूरा बोर्ड है, इसमें स्नेक्स एंड लैडर्स आपको कैसे रखने हैं, रैंडमली कहीं भी फेंक दो या आप कस्टमली हमें दोगे तो हम उसे पुट करें, वगैरह वगैरह। तो काम करते हैं, हम एक मेथड रख लेते हैं, लेट्स से सेटअप बोर्ड, छोटा सा बना लेते हैं। लेट्स से वो क्या करेगा, एक सेटअप स्ट्रेटेजी ले लेगा, सेटअप स्ट्रेटेजी एस, और उसको बोल देगा कि बोर्ड को सेटअप करके ला, ठीक है। तो जब भी हम बोर्ड को बोल देंगे सेटअप बोर्ड, यानी कि बोर्ड का ये वाला मेथड कॉल करा करेंगे, हम इसको एक स्ट्रेटेजी पास करेंगे कि स्ट्रेटेजी के हिसाब से तेरे को अपने बोर्ड को सेटअप करना है, ठीक है। तो अब हमने सेटअप बोर्ड में सेटअप स्ट्रेटेजी देखा, तो इसको इसकी हायरार्की बना लेते हैं। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें एक सेटअप स्ट्रेटेजी चाहिए कि बोर्ड को सेटअप कैसे करना है, ठीक है। और उसके अलग अलग हम तरीके देखते हैं, ठीक है। चलो, अब देखो, इसके पास ना एक ही मेथड होगा जिसका नाम होगा सेटअप बोर्ड, ठीक है। ये क्या करता होगा, एक बोर्ड लेता होगा बी और उसको सेटअप करके लाता होगा। अब क्योंकि ये स्ट्रेटेजी है तो ये तो इसकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई, ठीक है। हमारे को इसके कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशंस देनी पड़ेगी, तो अब उसकी कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन बनाते हैं अलग अलग तरीके से, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट में था कि हमारे कौन कौन सी सेटअप्स हो सकते हैं, रैंडम सेटअप, कस्टम सेटअप और स्टैंडर्ड सेटअप। तो एक बार ये देखते हैं कि हम ये कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो सबसे बेसिक बना लेते हैं हम, जिसका नाम है स्टैंडर्ड सेटअप स्ट्रेटेजी, स्टैंडर्ड स्ट्रेटेजी बोल लेते हैं बस, सिंपल, ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड स्ट्रेटेजी क्या करेगी, इसके पास भी मेथड होगा सेटअप बोर्ड, जिसको ये ओवरराइड करेगी। और पता है इस बोर्ड को ये कैसे सेटअप करेगी, बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीके से। मतलब एक्चुअली जो इस गेम को खेला जाता है उसमें जहाँ जहाँ स्नेक्स होते हैं वहाँ स्नेक्स डाल देगी, जहाँ जहाँ लैडर होती है वहाँ लैडर डाल देगी। तो इसके पास अपनी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो लेट्स से आपको पता होगा, जब भी आपने बचपन में गेम खरीदते होगे, खेलते होगे, तो आपको पता होगा कि स्नेक्स और लैडर जनरली हमेशा उन्हीं पोजीशंस में रखे जाते हैं स्टैंडर्डली। ऑब्वियसली उसके अल्टरनेटिव्स मौजूद होंगे, पर एक स्टैंडर्ड एल्गोरिथम होगा, स्टैंडर्ड तरीका होगा स्नेक्स और लैडर्स को रखने का। तो वो है स्टैंडर्ड स्ट्रेटेजी, राइट। अगर आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, सिंपल खेलना शुरू करना है, तो ये हो गई आपके लिए एक स्ट्रेटेजी, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या कहा, हम रख सकते हैं एक रैंडम स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो हम वो भी बना लेते हैं, रैंडम स्ट्रेटेजी। अब रैंडम क्या था कि हम ना रैंडमली स्नेक्स और लैडर्स को कहीं भी रख दें। पर अब आप रैंडमली कैसे रखोगे, तो आप ऐसे मानो कि ना हम इसमें एक और फर्दर क्लैरिफिकेशन करते हैं, हम एक इनम बनाते हैं। लेट्स से हम एक इनम बनाते हैं, उस इनम का हम नाम रखते हैं डिफिकल्टी, ठीक है, डिफिकल्टी इनम। और हम 3 डिफिकल्टी लेवल रखते हैं, एक तो इजी, एक हम रखते हैं मीडियम और एक हम रखते हैं हार्ड, लेट्स से, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो हमारी रैंडम स्ट्रेटेजी होगी ना, ये एक डिफिकल्टी ले लेगी यूजर से, डिफिकल्टी डी, ठीक है, अपने कंस्ट्रक्टर में ले लेगी। उस डिफिकल्टी के बेसिस पे ये करेगी सेटअप बोर्ड, यानी कि इस मेथड को ओवरराइड करेगी। अच्छा, ये कैसे करती होगी, ये इस डिफिकल्टी को देखती होगी क्या है, क्या ये इजी है या मीडियम है या हार्ड है, ठीक है। अगर लेट्स से डिफिकल्टी इजी है तो ये क्या करेगी, नंबर ऑफ स्नेक्स का जो नंबर है वो लेस देन होगा नंबर ऑफ, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ स्नेक्स लेस देन होंगे नंबर ऑफ लैडर्स के, इजी के लिए।
मीडियम के लिए लेट्स से नंबर ऑफ स्नेक्स इक्वल होगा नंबर ऑफ लैडर्स के, और हार्ड के लिए आप मान लो नंबर ऑफ स्नेक ज़्यादा होते होंगे नंबर ऑफ लैडर्स के। कुछ इस तरह की मैथ हम यूज़ करते होंगे, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करके हम निकाल सकते हैं कि हमें कितने स्नेक्स चाहिए, कितने लैडर्स चाहिए, ईजी पे, मीडियम पे या हार्ड पे, ठीक है। चलो ये इनम हो गया, और ये किसके साथ हैज़ अ रिलेशनशिप में है, लेट्स से रैंडम स्ट्रेटेजी के साथ। तो रैंडम स्ट्रेटेजी हैज़ अ डिफिकल्टी लेवल, ठीक है। इन सब के अलावा एक और सेटअप स्ट्रेटेजी हो सकती है जो कि होती है कस्टम स्ट्रेटेजी। अच्छा, ये क्या हो सकती है, ये हम थोड़ी सी बड़ी बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हम फर्दर क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। अब कस्टम स्ट्रेटेजी में हम ये कहते हैं कि जो भी ये बोर्ड होगा ना, आप हमें बता दो कितने नंबर ऑफ स्नेक्स होने चाहिए और कितने नंबर ऑफ लैडर्स होने चाहिए। क्योंकि देखो ये रैंडम में तो हमने आपको बस ये कहा था आप बता दो रैंडम, हम रैंडमली पुट कर देंगे, हम आपको ये भी नहीं पूछ रहे कितने स्नेक्स डालने कितने लैडर, वो भी हम रैंडमली डाल देंगे, ठीक है। लेकिन कस्टम स्ट्रेटेजी में आप हमें बता दो कितने नंबर ऑफ स्नेक्स चाहिए, कितने नंबर ऑफ लैडर चाहिए, बस इतना बताओ, और फिर हम उसको रैंडमली प्लेस कर दें। या फिर आप एक और चीज़ ये भी बता दो कहाँ स्नेक होना चाहिए और कहाँ लेटर, मतलब आप पूरा का पूरा कस्टमाइज कर दो अपने पूरे के पूरे बोर्ड को, ठीक है। मतलब आप ये भी बता दो आपको स्नेक कितने चाहिए, ये भी बता दो लेटर कितने चाहिए, और आप ये भी बता दो कि उनकी एग्जैक्ट प्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए। तो ये हम हैंडल करेंगे कस्टम स्ट्रेटेजी पे, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम कुछ वेरिएबल्स ले लेंगे, लेट्स से नंबर ऑफ स्नेक्स, नम स्नेक्स, एक और ले लेंगे नंबर ऑफ लेट्स से लैडर्स, ठीक है, और एक लेट्स से बूलियन ले लेंगे, ठीक है। बूलियन करेंगे इज रैंडम, कुछ भी ऐसे बूलियन नाम रख सकते हैं। अगर ये ट्रू है, मतलब अगर ये यूज़र हमें ट्रू दे रहा है, तो ये कह रहा है कि मैं आपको ये नंबर तो दे दूंगा कितने स्नेक्स और कितने लैडर चाहिए, पर उनको डिस्ट्रीब्यूट आप रैंडमली करना। पर लेट से अगर ये ट्रू नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि मैं ही आपको बताऊंगा कहाँ स्नेक डालना और कहाँ आप क्या कहते हैं लैडर डालना, ठीक है। तो उसके लिए हमें कुछ फर्दर चीज़ें चाहिए होंगी, हमें वेक्टर ऑफ लेट से पेयर मान लेते हैं, वेक्टर ऑफ पेयर, जिसमें आप क्या करोगे, उसका स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स दोगे, किसका, किसी स्नेक्स का, ठीक है। ऐसे ही एक वेक्टर ऑफ पेयर ले सकते हैं हम फॉर लेट्स से लैडर्स। तो आप इनमें मुझे इस क्या कहते हैं स्नेक्स और लैडर के वेक्टर में एग्जैक्ट भर के दे दो कि कहाँ कहाँ आपको स्नेक्स चाहिए, कहाँ कहाँ आपको लैडर चाहिए। तो इसके लिए हम उनको मेथड दे सकते हैं, लेट्स से ऐड स्नेक, एक स्नेक ले लेंगे एस और इस लिस्ट में ऐड कर देंगे। सेम एक दे सकते हैं हम ऐड लैडर, एक लैडर ले लेंगे और उसे इस लिस्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा मेन करना था हमें सेटअप बोर्ड, उसको तो ओवरराइड करना ही था, तो हम वो कर लेते हैं सेटअप बोर्ड। ये एक बोर्ड लेता होगा बी और उसको सेटअप करता होगा बेस्ड ऑन ऑल दीज थिंग्स। तो बेस्ड ऑन ऑल दीज थिंग्स ये जो सेटअप बोर्ड है इसे सेटअप करता होगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे जो ये हमने ऐड स्नेक और ऐड लैडर का मेथड बनाया ना, ये वाले जो हमने दो मेथड बनाए हैं, इसमें हमें स्नेक और लैडर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूज़र थोड़ी ना स्नेक और लैडर बना के देगा, हमें बस उसका स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स की ज़रूरत है। हम इंटरनली खुद से उस स्नेक और लैडर को कंस्ट्रक्ट करेंगे, राइट, वही तो हमारा काम है। तो हम बस उसका स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पूरी की पूरी कस्टम स्ट्रेटेजी। तो हमने 3 तरह की स्ट्रेटेजी बना ली, स्टैंडर्ड, रैंडम और कस्टम, और हमने एक हैज़ अ रिलेशनशिप बना लिया कि बोर्ड हैज़ अ स्ट्रेटेजी, ठीक है। वो यहाँ पे थी, इसके पास एक मेथड था सेटअप बोर्ड, तो वो इस स्ट्रेटेजी को बोल दी होगी सेटअप बोर्ड कट दोबारा। इसके पास एक मेथड था सेटअप बोर्ड, तो वो इस स्ट्रेटेजी को बोल देती होगी सेटअप बोर्ड। और जो भी स्ट्रेटेजी यहाँ पे पास होती होगी, चाहे स्टैंडर्ड, चाहे रैंडम, चाहे कस्टम, सबको पता है कि अपने अपने बोर्ड को कैसे सेटअप करना है, और वो बोर्ड सेटअप करके इस बोर्ड को दे देते होंगे, ठीक है। तो हमारी अभी का जो UML हायरार्की है वो कुछ इस तरह की दिख रही है, ठीक है। चलो, तो हमने अपने बोर्ड को पूरा बना लिया, साइज हमारा क्या कहते हैं बोर्ड की एंटिटी हो गई, हमने उसका मैप बना लिया, ऐड एंटिटी, कैन ऐड एंटिटी, डिस्प्ले और सेटअप बोर्ड, और हमने अपनी पूरी की पूरी सेटअप की हायरार्की भी बना ली। तो अब ये भी रिलेशन बना लेते हैं अपना कि बोर्ड, सॉरी, गेम हैज़ अ बोर्ड, तो हमारा ये बन गया, ठीक है। अब वापस चलते हैं अपने गेम वाले क्लास के अंदर और देखते हैं और क्या क्या चीज़ें गेम के अंदर हो सकती है, ठीक है। चलो, मेरे हिसाब से ऑब्वियसली हमारे पास एक डाइस भी होगा, अगर हम एक स्नेक एंड लैडर खेल रहे हैं तो हमारा डाइस तो चाहिए ही चाहिए, तो गेम के पास एक डाइस भी होता है। तो एक काम करते हैं, फटाफट एक डाइस की क्लास बना लेते हैं नीचे, ठीक है। अब डाइस की क्लास तो बहुत सिंपल है, ठीक है, कुछ नहीं होगा उसमें, उसके पास लेट से एक ही मेथड होगा रोल, ठीक है। जब भी आप डाइस को रोल करोगे आपको एक नंबर ला करके देगा, लेट से उसके पास एक वैल्यू भी होगा इंट फेसेस।
आप इसको डिटरमाइन कर सकते हो स्टार्टिंग में कितने फेसेस हैं। तो अगर आप फेसेस में करते हो 6 तो आपको 1 से 6 के बीच में नंबर ला के देगा। अगर आप करोगे 10 तो 1 से 10 के बीच में नंबर ला के देगा, वगैरह वगैरह। तो ये भी स्केलेबल है। तो हमने अपनी डाइस क्लास भी बना ली। तो हम कहेंगे अपनी गेम क्लास हैज़ अ डाइस, कूल। तो हमारी ये हायरार्की अभी तक बन गई है। और क्या क्या हो सकता है, हमारी जो गेम क्लास चल रही है, बोर्ड हो गया, डाइस हो गया। अगेन हमारे पास प्लेयर्स हो सकते हैं, है ना। तो जैसे हमने पहले लिया था उसी इस बार भी हम डी क्यू ऑफ प्लेयर्स ले लेंगे, क्योंकि आपको पता है डी क्यू लेना हमेशा बेस्ट होता है, क्योंकि आप एक प्लेयर को फ्रंट से पॉप करते हो और फिर उसको दोबारा से बैक पे पुश कर देते हो। तो इसमें कितने भी प्लेयर्स अगर खेलें तो हम उनका एक वो रख सकते हैं काउंट कि कौन से प्लेयर की भी करंटली बारी चल रही है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा प्लेयर क्यू में स्टार्टिंग पे खड़ा है। ठीक है, हमने डी क्यू ऑफ प्लेयर ले लिया, यानी कि हमें एक प्लेयर बनाने की ज़रूरत है। तो हम कहीं नीचे यहाँ प्लेयर बना लेते हैं। ठीक है, अब हमारी प्लेयर क्लास के अंदर क्या क्या होता होगा, अगेन बेसिक इन्फॉर्मेशन रखते हैं। एक हम आईडी रख लेते हैं, एक हम स्ट्रिंग नेम रख लेते हैं, एक हम उसकी रख लेते हैं पोजीशन, कि वो जो प्लेयर है वो अभी करंटली कहाँ पे खड़ा है, राइट। उसके अलावा और क्या क्या हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी प्लेयर की। ठीक है, हमें लेट्स से हम उसका एक स्कोर भी मेंटेन कर लेते हैं, इंट स्कोर। ठीक है, कि उसका करंट स्कोर कितना है, राइट। ठीक है, उसके अलावा कुछ गेटर्स एंड सेटर्स होते होंगे, है ना। इतनी इन्फॉर्मेशन आई गेस काफ़ी है। और हम कह सकते हैं कि गेम हैज़ 1 to many प्लेयर्स, राइट। क्यों 1 to many प्लेयर्स, क्योंकि आपको पता ही है गेम के पास क्या है, एक डी क्यू ऑफ प्लेयर्स है ना। तो 1 to many प्लेयर्स उसके पास होंगे ही, तो हमने ये भी बना लिया। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, एक बोर्ड हो गया, एक डाइस हो गया, प्लेयर्स की लिस्ट हो गई। अगेन हमारे पास जैसे टिक टैक टो गेम में था ना, इसमें भी हमारे पास स्नेक एंड लैडर में रूल्स की स्ट्रेटेजी हो सकती है, रूल। तो हमने क्या किया, एक रूल क्लास का ऑब्जेक्ट ले लिया, रूल। अब ये रूल क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है, एक स्ट्रेटेजी है कि आपको गेम के रूल्स कैसे रखने हैं। याद है हमने पिछली वीडियो में बात की थी, तो इस वीडियो में हम सेम रखेंगे। ये जो बोर्ड क्लास है ना, ये होगी आपकी एक डंब ऑब्जेक्ट। अब डंब ऑब्जेक्ट मतलब इसका काम अगर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल से देखा जाए तो सिर्फ अपने बोर्ड को मैनेज करना होगा, यानी कि ये अपने बोर्ड में किसी स्नेक या लैडर को ऐड कर सकता है, बता सकता है क्या उसमें स्नेक या लैडर ऐड हो सकते हैं, अपने बोर्ड को सेटअप कर सकता है, वगैरह वगैरह। पर ये नहीं बता सकता गेम का रूल क्या। इसको नहीं पता कि कोई जीतेगा कैसे, कोई हारेगा कैसे, राइट। इसको नहीं पता कि गेम में अगर स्नेक कट करेगा तो वो कहाँ पे आएगा, लैडर उसको कहाँ पे लेके जाएगी। इसको इन सबसे मतलब नहीं है। इसको बस इससे मतलब है कि मैं अपने जितने भी मेरा बोर्ड है उसको सेटअप कर पाऊँ, स्नेक्स और लैडर्स को ढंग से लगा पाऊँ और सारी चीज़ें यूज़र को लाके दे पाऊँ। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं अलग से, जिसका हम नाम बोलते हैं रूल स्ट्रेटेजी, या फिर हम बोल सकते हैं रूल। हमने एक रूल क्लास बनाते हैं, ठीक है, और हम उसमें कुछ मेथड्स रखते हैं कि विन कंडीशन क्या होगी, ड्रॉ कंडीशन या लूज कंडीशन वगैरह वगैरह, जैसे हमने पिछले में भी रखे थे। खैर लूज कंडीशन तो कोई रखने की जरूरत ही नहीं होती, विन कंडीशन रखनी होती है। तो हम कुछ बेसिक मेथड्स रख लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम अगेन एक मेथड रखते हैं, इज वैलिड मूव, राइट। तो हम एक पोजीशन लेते होंगे, ठीक है, और हमें क्या लेते होंगे, हम एक डाइस की वैल्यू लेते होंगे, लेट्स से डी वैल्यू। तो ये सारे इंटीजर्स हैं, आपको पता ही है। तो एक पोजीशन जो यूज़र की करंट पोजीशन है, जहाँ पे यूज़र ऑलरेडी खड़ा है, अभी करंटली डाइस पे क्या आया है, तो वो डाइस की वैल्यू हो गई। और हम ले लेते होंगे बोर्ड का साइज़, तो इसको भी लिख लेते हैं, लेट्स से बोर्ड साइज़। तो हम ये 3 वैल्यूज़ लेते होंगे और हम निकालते होंगे कि ये जो मूव है क्या ये वैलिड है। अब ये इनवैलिड कब होगी, आप सोचो। अगेन मैं बता देता हूँ आपको, ये जो रूल क्लास है ये तो हमारी एब्स्ट्रैक्ट है, क्योंकि ये हमारी स्ट्रेटेजिक क्लास है। हमारे पास कंक्रीट स्ट्रेटेजी होगी। और अभी के लिए हमने क्या कहा था, अगर हम अपनी रिक्वायरमेंट्स में जाएं तो हमारे पास अभी के लिए स्टैंडर्ड नेम रूल्स ही हैं बस, और बाद में वो एक्सटेंड भी हो सकते हैं। तो स्टैंडर्ड गेम रूल्स का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पे एक ही क्लास है जिसको हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड रूल। तो जो भी हमारे स्टैंडर्ड रूल होते हैं ना हमारे स्नेक एंड लैडर में, तो वही यहाँ पे अप्लाई होंगे और वही उसको वो एक्सटेंड करेगा। ठीक है, तो अभी ये देखते हैं कि गेम की वैलिड मूव क्या होगी। तो लेट्स से यूजर किसी पोजीशन पे खड़ा है, तो यूजर यहाँ खड़ा है, उसका डाइस पे एक वैल्यू आई होगी, लेट्स से डाइस पे आया 6, तो यूजर आगे यहाँ से 6 कदम आगे चलेगा। और मैंने इसको बोर्ड का साइज भी दे दिया, तो हम बता सकते हैं कि लेट्स से बोर्ड का साइज है 100 और यूजर लेट्स से 54th पोजीशन पे खड़ा है, वो मुझे POS से मिल गया उसकी। तो 54 + 6 मैं कर दूंगा, अगर यहाँ पे डाइस में 6 आया तो वो जिस भी पोजीशन पे आएगा लेट्स से वो वहाँ पे आ जाएगा 60th पोजीशन पे, है ना। तो 60th पोजीशन क्या वैलिड है या नहीं, ये कैसे डिटरमाइन होगा, मतलब किसी स्नेक एंड लैडर में कोई मूव वैलिड कब होती है। देखो वो इनवैलिड सिर्फ एक ही कंडीशन पे हो सकती है कि वो खड़ा हो अपनी कुछ आखिरी पोजीशन पे, लेट्स से 100 तक आखिरी है, वो 99 पे खड़ा है, तो यूजर यहाँ खड़ा है और उसने डाइस को थ्रो किया और डाइस पे आ गया 3,
या कोई भी ऐसी वैल्यू आ गई जो 2 से ज़्यादा है, तो ये 3 तो यहाँ चल ही नहीं सकता, क्योंकि इसको जीतने के लिए बस 1 चाहिए, इसको 100 पे लैंड करना है, 3 ये चल नहीं सकता, तो ये इनवैलिड मूव हो गई। तो इसी कंडीशन पे हम कहेंगे ये वैलिड मूव है या नहीं, ये चेक करने के लिए। तो ये आपको पता है, समझ गए आप कैसे हम इसको ओवरराइड करवा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ओवरराइड करवा लेंगे, इज वैलिड मूव। तो सेम हम ले लेंगे, पोजीशन ले लेंगे, वैल्यू ऑफ डाइस ले लेंगे और अपना बोर्ड का साइज ले लेंगे, ठीक है। इसको हम ओवरराइड करा देते होंगे, ठीक है। इसके अलावा अच्छा रूल्स में और क्या क्या होता होगा, इज वैलिड मूव देख लिया, ठीक है। इसके अलावा देखते होंगे चेक विन कंडीशन, चेक विन बोल लो बस, ठीक है। तो अब चेक विन क्या हुआ, हमने इसको एक पोजीशन दी होगी और लेट से एक अगेन बोर्ड का साइज दिया होगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर है, तो इस बोर्ड के साइज से और चेक हमने पोजीशन से ये डिटरमाइन करने को बोला होगा कि क्या यूज़र जीता। अगेन आपको पता है स्टैंडर्ड रूल क्या होता है, अगर ये हमारा पूरा का पूरा सेल्स की लिस्ट है और यूज़र अपने 100 सेल पे खड़ा है, मतलब जो भी लास्ट सेल है उस पर खड़ा है, इसको हम एन बोलते हैं, नॉट जस्ट 100, nth सेल पे खड़ा है, तो वो जीत गया होगा, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। तो चेक विन मतलब हम चेक कर लेंगे ये जो पोजीशन है क्या ये इक्वल है बोर्ड साइज के, राइट। अगर ये बोर्ड साइज के इक्वल है तो यूज़र जीत गया, वरना यूज़र हार गया, नॉट हार गया मतलब यूज़र नहीं जीता अभी तक, है ना। तो ये हो गई चेक विन कंडीशन, ठीक है। एक और हम मेथड रख सकते हैं, हमने क्या रखा, वैलिड मूव है या नहीं, विन कंडीशन है या नहीं। अब टिक टैक टो में तो हमने रखा था चेक ड्रॉ कंडीशन, पर यहाँ पे तो ड्रॉ का कोई सवाल ही नहीं उठता, कोई एक प्लेयर तो जीतेगा ही जीतेगा। यहाँ पे पता है हम एक मेथड रख सकते हैं, कैलकुलेट न्यू पोजिशन। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूँ, पहले देखिए ये लेगा पोजीशन, अगेन लेगा डाइस की वैल्यू क्या है, और अगेन ले लेगा बोर्ड का साइज क्या है, बोर्ड साइज, ठीक है। ये मेथड देखो क्या करता होगा, आप ऐसे इमेजिन करो कि आपके पास एक बोर्ड है, ठीक है। अब आपको पता है यूज़र कहीं इस पोजीशन पे खड़ा था, हमने डाइस रोल किया, डाइस पे आया लेट से 5, तो यूज़र यहाँ से 5 स्टेप्स आगे जाएगा। तो अब वो जिस भी पोजीशन पे खड़ा है वो उसकी फाइनल पोजीशन नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्यों इसलिए नहीं है क्योंकि हो सकता है जिस वैल्यू पे वो खड़ा है वहाँ पे कोई स्नेक हो या वहाँ पे कोई लैडर हो। अगर वहाँ पे कोई स्नेक हुआ तो वहाँ पे वो स्नेक उसे काटेगा और कहीं नीचे ले आएगा किसी नीचे के सेल पे, और अगर लैडर हुई तो वो चढ़ करके ऊपर चला जाएगा, है ना। तो मैं कह रहा हूँ कैलकुलेट न्यू पोजीशन यही कैलकुलेट करता होगा कि इस पोजीशन पे ये जो हमने डाइस रोल करके जो वैल्यू आ रही है क्या वो फाइनल वैल्यू है या हमें इसके ऊपर कहीं चढ़ना है या नीचे कहीं उतरना है, ठीक है। तो कैलकुलेट न्यू पोजीशन आपको वो नई पोजीशन ला करके देता होगा इस पोजीशन के लिए और इस डाइस वैल्यू के लिए और इस बोर्ड साइज के लिए, ठीक है। तो मुझे लगता है ये 3 मेथड काफ़ी होंगे रूल्स के लिए, क्योंकि और कोई इसमें रूल है नहीं। हमारे पास एक विन कंडीशन हमने चेक कर ली, वैलिड मूव चेक कर लिया, ड्रॉ इसमें होता नहीं है, राइट, और हमने ये भी चेक कर लिया कि फाइनल पोजीशन क्या है, ठीक है। तो हम इन तीनों को एक बार यहाँ पे ओवरराइड करा लेते हैं फटाफट। तो ठीक है, हमने इन तीनों मेथड्स को यहाँ पे ओवरराइड करवा लिया। अब चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ वापस से, सॉरी गेम की तरफ, और हमने क्या कहा था कि गेम हैज़ अ रूल, ठीक है। तो हमने वो यहाँ पे डिनोट करवा लिया कि गेम के पास क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हम अपनी हायरार्की को देखें तो वो कुछ इस तरह की दिख रही है, ठीक है। तो हमने गेम में क्या क्या बना लिया, अपना बोर्ड बना लिया, डाइस बना लिया, ठीक है। तो हमारा बोर्ड हो गया, डाइस हो गया, प्लेयर्स हो गए, रूल हो गया, राइट। और अगेन हमने कहा था यहाँ पे हम नोटिफिकेशन को भी भेजेंगे जो हमने ऐड किया था अपने ये देखो अपनी रिक्वायरमेंट्स में कि हम नोटिफिकेशंस को भी भेजने वाले हैं, तो हम उसको भी ओवरराइड करा लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक आई ऑब्जर्वर का लिस्ट ले लेते हैं जैसे हम हमेशा लेते हैं। तो वेक्टर ऑफ आई ऑब्जर्वर आपको पता ही है, इसको हम ऑब्जर्वर्स बोलते हैं। इसके अलावा इसके यहाँ पे क्या क्या मेथड हो सकते हैं, अगेन ऐड ऑब्जर्वर, तो वो एक ऑब्जर्वर लेता होगा और उसको इस लिस्ट में ऐड कर देता होगा, ये तो आपको पता ही है। तो खैर वो मेथड्स हम बाद में बना सकते हैं, तो पहले उसकी हायरार्की हम कहाँ बनाएं, हम चलो यहाँ बना लेते हैं। तो हमने क्या कहा, हम एक ले लेंगे आई ऑब्जर्वर, ठीक है। आपको पता ही है आई ऑब्जर्वर के पास एक ही मेथड होता होगा, अपडेट। वो एक मैसेज लेता होगा और खुद को अपडेट करा लेता होगा, और ये जो क्लास होती होगी ये एब्स्ट्रैक्ट होती होगी। और इसी तरह से हमारे पास एक होता होगा कंक्रीट ऑब्जर्वर, राइट। अब हम पता है ये इन ऐप नोटिफिकेशन है, तो लेट्स से हम उसको नाम रखते हैं कंसोल नोटिफायर, क्योंकि वो सिर्फ कंसोल पे एरर इनपुट सॉरी मैसेज प्रिंट करता है, राइट। तो कंसोल नोटिफायर वो क्या करता होगा, इसी अपडेट मेथड को ओवरराइड करा लेता होगा मैसेज। तो खैर यहाँ पे ओवरराइड नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर होगा, यहाँ पे इसको ओवरराइड करा लेता होगा ये कंसोल नोटिफायर, ठीक है। और मैं कह सकता हूँगा कि ये जो हमारे पास गेम है, ये जो गेम है इट हैज़ अ वन टू मैनी कंसोल नोटिफायर, या फिर अगर हम इससे लिस्ट ना लें तो हम इससे लेंगे, सॉरी
अपने कंक्रीशन से नहीं, अपने एब्स्ट्रैक्शन से। हैज़ अ लिस्ट ऑफ 1 to many ऑब्जर्वर्स, राइट। तो ये हो गया हमारे पूरी की पूरी हायरार्की, ठीक है। इसमें हमने सारी चीज़ें डाल ही दी है गेम में, और देख लेते हैं गेम में क्या क्या आ जाता है। तो इसको थोड़ा और बड़ा बना देते हैं, ठीक है। देखो और हम क्या क्या मेथड रख सकते हैं। हम एक मेथड रख सकते हैं, लेट्स से ऐड प्लेयर। ये सब तो बेसिक मेथड है। आप एक प्लेयर लोगे P, उसको इस लिस्ट में ऐड कर दोगे। कौन सी लिस्ट में? ये जो प्लेयर्स का DQ है उसमें ऐड कर दोगे, है ना। तो आप ऐसे ही गेटर से रख सकते हो रूल को ऐड करने के लिए, डाइस को वगैरह वगैरह डालने के लिए, ठीक है। तो पर हाँ, हमारे पास याद है जैसे हमने पिछली गेम में लिया था एक बूलियन वेरिएबल विनिंग कंडीशन, तो वो यहाँ भी ले सकता है, इस गेम ओवर, जो बताएगा कि क्या अभी गेम ओवर हुई है या नहीं। और हम अगेन एक वाइल लूप चलाएंगे जब तक गेम खत्म नहीं होती, है ना। और हमारा जो एक मेन मेथड होता था प्ले, ठीक है, यही वो मेथड होगा जो क्लाइंट कॉल करेगा पूरी की पूरी गेम को चलाने के लिए, ठीक है। तो हमारी हायरार्की अब ऐसी हो गई है। आई गेस हमने इसमें सारी की सारी क्लासेस को हैंडल कर लिया है, ठीक है। एक क्लास हम और बना लेते हैं जो हमने पिछले में भी बनाई थी। अगेन वो ज़रूरी नहीं है पर उसका होना सही रहता है। वो की है फैक्ट्री क्लास, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं गेम फैक्ट्री बना लेता हूँ, सॉरी गेम फैक्ट्री। वो क्या करेगी, उसका बस काम होगा इस गेम को क्रिएट करने का, ठीक है। तो उसके पास एक मेथड होगा बस क्रिएट गेम, तो उस गेम को वो क्रिएट कर देगी। तो यहाँ पे मैं कोई इनम नहीं बना रहा लेट से, क्योंकि मैं यहाँ पे बना सकता था, ऑब्वियसली हमारे पास एक स्टैंडर्ड रूल गेम ही है, तो मैं एक इनम बना सकता था क्रिएट स्टैंडर्ड रूल, और मैं एक एक इनम ले सकता था स्टैंडर्ड, और फिर रिटर्न करता स्टैंडर्ड गेमिंग रूल, यानी कि गेम में सिर्फ स्टैंडर्ड रूल पास कर देता, जैसे हमने टिक टैक टो में किया था। पर खैर अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको सिंपल रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हैज़ अ रिलेशनशिप उल्टा बनाया मैंने, ये तो हम होगा फैक्ट्री हैज़ अ गेम, ठीक है। तो ये अभी हमारी पूरी की पूरी हायरार्की दिख रही है। आई गेस हमने अपनी सारी क्लासेस को यहाँ पे जो हम कंस्ट्रक्ट कर सकते थे वो क्रिएट कर लिया है, ठीक है। एक बार हम इसका फटाफट क्लीन डायग्राम देखते हैं और फिर देखते हैं पूरा का पूरा फ्लो कैसे काम करता है, ठीक है। देखो तो ये है पूरा का पूरा क्लीन डायग्राम, ठीक है, अपने स्नेक एंड लैडर गेम का। सारी की सारी चीज़ें सेम है। हमने गेम बनाई, गेम की फैक्ट्री बनाई, एक डाइस बनाया, एक बुक बोर्ड एंटिटी बनाई जिसमें स्नेक और लैडर दोनों हैं, प्लेयर बनाए, और अपनी ये जो सेटअप स्ट्रेटजीज थी ये बनाई। इसमें रैंडम स्टैंडर्ड स्ट्रेटजी और कस्टम स्ट्रेटजी था। सारे के सारे मेथड सेम है जो हमने पहले डिक्लेयर किए थे। रूल्स बनाए और स्टैंडर्ड रूल्स बनाए और हमारा बोर्ड बन गया, ठीक है। एक हमने अगेन दो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कॉम्पोजिशन रिलेशन बना दिए जो हमने वहाँ पे कॉमन हैज़ा बनाए थे, क्योंकि पहले हम हैज़ा से शुरू कर सकते हैं और फिर हम देख सकते हैं कौन किन किन के बीच में स्ट्रॉन्ग कॉम्पोजिशन हो सकता है। तो हमने अगेन सेम चीज़ रखी कि ये जो रूल है ये स्ट्रॉन्ग कॉम्पोजिशन से होगा गेम के, क्योंकि रूल्स बिना गेम के एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या कहा, ये जो बोर्ड एंटिटी है ये भी स्ट्रॉन्ग कॉम्पोजिशन होगा किससे, बोर्ड से, क्योंकि अगर बोर्ड ही नहीं है तो ये स्नेक्स एंड लैडर कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं, राइट। तो हमने ये दो स्ट्रॉन्ग कॉम्पोजिशन बनाए, बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमने ऑलमोस्ट सेम रखा हुआ है, ठीक है। अब एक बार हम फ्लो देख लेते हैं, और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है ना तो आपको इसका फ्लो भी एकदम इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। आपको पता ही है क्या होता होगा, क्लाइंट इस प्ले वाले मेथड को कॉल करता होगा, ठीक है, जिससे हमारी गेम स्टार्ट होती होगी। अब जब गेम स्टार्ट होती होगी ना तो एक्चुअली सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम इस प्लेयर्स के DQ में जाएंगे और करंट प्लेयर निकाल के लेके आएंगे। तो प्लेयर 1 होगा सबसे पहले करंट प्लेयर, और ये सब कुछ हम कर रहे होंगे एक वाइल लूप के अंदर जिसमें लिखा होगा वाइल इज गेम ओवर इज नॉट ट्रू। जब तक गेम ओवर ट्रू ना हो जाए, जब तक गेम खत्म ना हो जाए तब तक कुछ 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 करते रहो। और क्या क्या करते रहो, सबसे पहले एक प्लेयर निकालो, ठीक है, उसको बोलो रोल द डाइस, तो वो एक डाइस को रोल करेगा, ठीक है। अब डाइस की कुछ भी वैल्यू आई होगी हम वो रूल को बोलेंगे इज वैलिड मूव, मतलब जो यूजर की करंट पोजीशन होगी वो हम प्लेयर की पोजीशन से निकाल लेंगे, प्लेयर डॉट पोजीशन, उसकी करंट पोजीशन, जो भी डाइस की वैल्यू आई होगी वो, और जो भी बोर्ड का साइज होगा, बेसिकली या जो हमने बोर्ड कंस्ट्रक्ट किया होगा उसका साइज हम देंगे और पूछेंगे क्या ये वैलिड मूव है। अब ये कैसे चेक करेगा रूल की ये वैलिड मूव है या नहीं, मैंने आपको बताया था कोई भी मूव इनवैलिड कब होगी, जब लेट से इस गेम में आप 100 से आपको जीतना है और आप लेट से 98 पे खड़े हो, 98, 99, 100, तो आपको 2 चाहिए पर आपके 4 आ गए, तो अब 4 वैल्यू तो चल नहीं सकते, तो वो इनवैलिड मूव हो गई, ठीक है। तो इस हिसाब से ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा कि ये वैलिड मूव है या नहीं है, ठीक है। अगर लेट से ये वैलिड मूव नहीं होती तो प्ले क्या करेगा, दोबारा से बोलेगा प्लेयर 1 को कि भाई दोबारा डाइस रोल करो। अगर लेट से ये वैलिड मूव होती तो ये जैसी मूव चल देगा प्लेयर, वो इसका मेथड कॉल करेगा प्ले की कैलकुलेट न्यू पोजीशन, कि भाई प्लेयर ने अपनी पोजीशन से एक नंबर लाया लेट से डाइस में 6, अब तू बता कि जब वो उसको मैं 6 चला दूं, लेट से यहाँ पे हम एक अगेन दोबारा से पूरा बनाए और ये यूज़र यहाँ था, उसने एक वैल्यू चली है वो यहाँ आ गया, तो ये इसका कैलकुलेट न्यू पोजीशन करके ये पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या कोई स्नेक या लैडर तो नहीं है।
तो रूल क्या करेगा वो चेक करने के लिए, रूल जाएगा बोर्ड के पास और बोर्ड के पास एक मैप है एंटिटीज का, जिसके पास एक इंटीजर है पोजीशन और एक है बोर्ड एंटिटी। यहाँ पे देखो ध्यान से, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है, इस एंटिटीज के मैप से पूछ सकता है कि तू बता कि इस पोजीशन पे जो यूजर की पोजीशन प्लस डाइस की वैल्यू है, इस पोजीशन पे क्या कोई बोर्ड की एंटिटी छुपी हुई है क्या, यहाँ पे क्या कोई बोर्ड की एंटिटी है। अगर वो बोलेगा है, तो अगर वहाँ पे तो स्नेक है, उस एंटिटीज पे अगर स्नेक है तो जो भी उसकी नई वैल्यू होगी वो वहाँ पे आ जाएगा यूजर, और अगर लैडर है तो अगेन वो ऊपर चढ़ जाएगा और जो भी उसकी नई वैल्यू होगी वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया। तो प्लेयर ने पहले क्या किया होगा, वैलिड मूव चेक की, फिर चेक किया कि इसकी नई पोजीशन निकालो, और जब नई पोजीशन आ गई तो चेक किया कि क्या प्लेयर 1 जीत तो नहीं गया गेम। नई पोजीशन ला के लेट से कोई ऐसी सीढ़ी हो जो सीधा 100 पे ले जाए, हमें नहीं पता है ना। तो हमने उसकी विनिंग कंडीशन चेक की, तो उसने क्या किया, पोजीशन दिया और उसको अपना साइज दे दिया बोर्ड का। अब विनिंग कंडीशन चेक करना तो बहुत सिंपल है, आपको पता ही है। आपको बस ये चेक करना है, ये जो पोजीशन है क्या ये इक्वल बोर्ड के साइज तो नहीं है, यानी कि वो लास्ट पे तो नहीं पहुंच गया। लेट से अगर 100 बोर्ड का साइज था तो वो 100 तक नहीं पहुंच गया। अगर पहुंच गया तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू। जैसे ये ट्रू रिटर्न करेगा, लेट से इसने रिटर्न किया ट्रू, तो प्ले क्या कर देगा, गेम ओवर को ट्रू कर देगा और लूप से एग्जिट कर जाएगा। और वो हो सकता है बीच बीच में नोटिफाई भी करता रहे कि भैया गेम तो खत्म हो गई है, ठीक है। तो ये वो कर सकता है। और अगर गेम खत्म नहीं हुई होती तो विनिंग कंडीशन रिटर्न करता फॉल्स, यानी कि यूजर की नई पोजीशन आ चुकी है पर यूजर जीता नहीं है। अब वो क्या करता, DQ में दूसरा प्लेयर निकालता, दोबारा से उसकी वैलिड मूव चेक करता, न्यू पोजीशन चेक करता, विनिंग कंडीशन चेक करता। अगर वो नहीं जीता होता तो दोबारा से उसको पीछे डाल देता, नया दोबारा से प्लेयर 1 निकालता, और इस तरह से गेम चलती रहती जब तक कोई जीत ना जाए, राइट। और जैसे ही कोई जीतेगा ये रिटर्न करेगा ट्रू, गेम हो जाएगी ओवर और हम उस लूप से बाहर एग्जिट कर जाएंगे, राइट। यही बिल्कुल हुआ था उसमें टिक टैक टो में, और यही हम कर रहे हैं स्नेक एंड लैडर में। एक चीज़ और, पिछले डायग्राम में हमने यहाँ पे नोटिफाई वाला मेथड नहीं लिखा था, तो यहाँ पे हमने नोटिफाई भी लिखा हुआ है इस गेम में, राइट, क्योंकि हमें उनको नोटिफिकेशन भी भेजनी है। तो हमने नोटिफिकेशन के लिए कॉन्सोल नोटिफायर तो बना ही लिया था, तो सेम जैसे हमने पिछले बनाया था सेम हम नोटिफाई करते रहेंगे बीच बीच में हर तरीके में। अगर किसी ने कोई मूव चली तो हम नोटिफाई करेंगे, कोई जीता तो हम नोटिफाई करेंगे। लेट से किसी को कोई लैडर मिल गई या किसी को कोई क्या मिल गया, स्नेक मिल गया तो हम नोटिफाई करेंगे, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से पूरी की पूरी गेम चलती रहेगी जब तक गेम ओवर ना हो जाए। तो ये आप इसका पूरा का पूरा स्टैंडर्ड डायग्राम देख सकते हो। अब चलते हैं हम इसके कोड पे और फटाफट देखते हैं इसका कोड कैसा दिखता है, ठीक है। तो देखो ये है हमारे पास स्नेक एंड लैडर की गेम, ठीक है। सेम बिल्कुल वही सारे मेथड्स है जो हमने अभी UML बनाए। हमारे पास पहले है एक आई ऑब्जर्वर जिसके पास एक ही मेथड होता है अपडेट। अब ये तो हमारे पास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो हमने इसका कंक्रीशन बना लिया। स्नेक एंड लैडर कॉन्सोल नोटिफायर, इसके पास अपडेट मैसेज इसने क्या किया, ओवरराइड किया, और जो भी आया उसको क्या किया, नोटिफिकेशन, और जो भी यहाँ पे मैसेज आता है उसको कॉन्सोल पे प्रिंट करवा दिया, ठीक है। हम अपना एक डाइस क्लास बना लेते हैं, उसके पास एक ही है फेसेस और उसके पास एक ही मेथड है रोल। ये क्या करता है, एक रैंडम नंबर निकालता है। ऑब्वियसली इसके पास फेसेस है तो रैंडम मॉड्यूलो फेसेस, तो 0 to 5 आ जाता होगा, +1। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, 1 to 6 इसने जनरेट किया, ठीक है। अगर यहाँ पे फेसेस में हम 6 डालते हैं तो, ठीक है। चलो, तो एक तो ये वाला मेथड हो गया रोल। इसके पास और क्या क्या मेथड्स है, हमारे पास है बोर्ड की एंटिटी जो हमने डिस्कस किया था, जिसके पास क्या होगा, एक स्टार्टिंग पोजीशन होगी और एक एंडिंग पोजीशन होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसके गेटर सेट रख लिए, गेट स्टार्ट गेट एंड, और एक मेथड रख लिया डिस्प्ले। हमने एक और मेथड रखा हुआ है नेम, ये सिर्फ इसके लिए रखा है कि इसका नेम क्या है, क्या ये एक स्नेक है या क्या ये एक लैडर है, ठीक है। अब ये काम आएगा कभी कभार जब हम इस बोर्ड एंटिटीज की लिस्ट में लूप थ्रू करेंगे, वो हम देखेंगे कैसे। अब हमने देखो उसकी कंक्रीट क्लास बनाई, एक बना लिया स्नेक, एक बना लिया लैडर। अब स्नेक के पास क्या है, उसने क्या किया, डिस्प्ले मेथड को ओवरराइड किया और यहाँ पे प्रिंट कर दिया स्नेक, अपनी स्टार्टिंग पोजीशन और अपनी एंडिंग पोजीशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने कंस्ट्रक्टर में एक चेक लगाया हुआ है। पहली बात तो स्टार्ट और एंड उसका हमने पेरेंट क्लास को दे दिया कि भाई तू सेटअप कर दे स्टार्ट और एंड, और हमने आउटपुट प्रिंट कर दिया अगर एंड इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्टार्ट है तो हम बोल देंगे इनवैलिड स्नेक, क्योंकि भाई एंड हमेशा कम होना चाहिए स्टार्ट से, क्योंकि वे तो फिर लैडर बन जाएगा, ठीक है। और हमने इसका जो नेम वाला मेथड था उसे ओवरराइड करके देखो क्या लिखा, सिर्फ रिटर्न स्नेक, ताकि हमें पता लग जाए एक स्नेक है। ऐसी एक लैडर है, उसके में देखो हमने सेम एक वैलिडेशन लगा रखा है, अगर एंड छोटा है स्टार्ट से तो हम बोल देंगे इनवैलिड लैडर, एंड हमेशा ऊपर होना चाहिए स्टार्ट से, ठीक है। ये भी आपको पता ही है। अच्छा, डिस्प्ले मेथड ने ओवरराइड किया कि लैडर है, स्टार्टिंग पोजीशन एंडिंग पोजीशन, और नेम ने क्या रिटर्न किया, लैडर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमने क्या किया, अपनी बोर्ड की सेटअप स्ट्रेटेजी बना रखी है, ठीक है। ये तो हमने सिर्फ फॉरवर्ड डिक्लेरेशन किया है, वो हम बाद में बनाएंगे। पहले बनाते हैं अपनी बोर्ड क्लास, ठीक है। तो हमने बोर्ड में क्या क्या लिया, एक साइज ले लिया, ठीक है, एक वेक्टर ऑफ बोर्ड एंटिटीज ले लिया जो हमने बात की थी, इसका नाम हमने रखा स्नेक्स एंड लैडर्स, ठीक है, और एक मैप ले लिया इंटीजर कॉमा बोर्ड एंटिटी, इसका हमने नाम रखा बोर्ड एंटिटीज। तो ये बताएगा किसी भी इंटीजर किसी भी इंडेक्स पे
कोई स्नेक या लैडर तो नहीं है, और अगर है तो वो कौन सा है, ठीक है। तो ये मैप बता देगा हमें, और ये वेक्टर क्या बताएगा, कितने स्नेक्स और कितने लैडर्स हमारे पास टोटल हैं। अब एक मेथड है कैन ऐड एंटिटी, जो एक पोजीशन लेगा और ये बताएगा कि क्या हम उस पोजीशन पे कोई एंटिटी ऐड कर सकते हैं। वो कब कर सकते हैं, अब हम चेक कर लेंगे उस बोर्ड एंटिटीज़ में और फाइंड करेंगे इस पोजीशन को। तो अगर वो पोजीशन एंड तक हो जाएगी तो बेसिकली उस पोजीशन पे ऑलरेडी कुछ नहीं पड़ा तो एंटिटी ऐड कर सकते हैं, रिटर्न ट्रू नहीं तो रिटर्न फॉल्स, ठीक है। चलो अब अगला मेथड देखते हैं, ऐड बोर्ड एंटिटी, ठीक है। ऐड बोर्ड एंटिटी क्या करता है, एक बोर्ड एंटिटी लेता है, ठीक है। सबसे पहले चेक करता है कैन ऐड एंटिटी, क्या हम उसमें ऐड भी कर सकते हैं। अगर हम कर सकते हैं तो हम स्नेक्स एंड लैडर्स जो हमने हमारे जो वेक्टर है ना एंटिटीज़ का, उसमें हम पुशबैक कर देंगे इस एंटिटी को और अपने मैप में भी इसको डाल देंगे। यानी कि उस एंटिटी का जो स्टार्ट है, बेसिकली उसका स्टार्ट पॉइंटर, उसमें हम डाल देंगे उस एंटिटी के, उस पूरे के पूरे एंटिटी को, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अब देखो दोनों का ना स्टार्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्नेक का स्टार्ट आपको उसके एंड तक, मतलब उसकी टेल तक लेके जाएगा, और किसी स्टेयर्स का स्टार्ट आपको उसके टेल यानी कि उसके टॉप तक लेके जाएगा, ठीक है। तो हम हमेशा स्टार्ट को कंसीडर करते हैं एज दैट एंटिटी, ठीक है। तो अगर किसी भी सेल में उसका स्टार्ट है, ठीक है, तो हम मानते हैं कि उस सेल में वो एंटिटी प्रेजेंट है, तो हम उसको मैप में स्टोर कर लेते हैं, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने अगेन एक सेटअप बोर्ड नाम का मेथड भी बना रखा है बोर्ड क्लास में, जो बोर्ड को सेट करेगा यूजिंग द स्ट्रेटेजी, पर उसको हम बाद में डिक्लेयर करेंगे क्योंकि अभी तक हमने अपनी स्ट्रेटेजी क्लास ही नहीं बनाई है, तो उसमें फॉरवर्ड डिक्लेरेशन की जरूरत होती है C++ में, आपको पता ही है, ठीक है। वो हम बाद में देख लेते हैं। फिर हमारे पास एक मेथड है गेट एंटिटी, राइट। वो कुछ नहीं करता, हमारी आपको क्या ला करके देता है, एंटिटी ला करके दे देता है जो इस पोजीशन पे खड़ी होगी। तो पहले वो बोर्ड एंटिटीज जो मैप है उसमें फाइंड करता है कि वो एंड तो नहीं है, मतलब बेसिकली वो एंटिटी एग्जिस्ट करती है। अगर करती है तो रिटर्न कर देगा उस एंटिटी को, नहीं तो नल पॉइंटर रिटर्न कर देगा। ये काम आएगा जब हम गेम को खेल रहे होंगे, गेट एंटिटी का मेथड, कि उसमें कोई एंटिटी है या नहीं है, राइट। एक ये तो बेसिक गेटर सेटर्स है, गेट बोर्ड साइज आपको साइज रिटर्न कर देगा, और डिस्प्ले मेथड पूरे के पूरे बोर्ड को प्रिंट कर देगा, ठीक है। सारे स्नेक्स प्रिंट करेगा, देखो सारे लैडर्स प्रिंट करेगा वगैरह वगैरह। ये हो गया बोर्ड का बेसिक डिस्ट्रक्टर और बोर्ड हमारा खत्म हो गया। अब हम देखो बोर्ड सेटअप स्ट्रेटेजी को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपका एक ही मेथड था, सेटअप बोर्ड, ठीक है। मैंने क्या कहा था, हम 3 तरह की स्ट्रेटेजी बनाएंगे, रैंडम सेटअप, कस्टम काउंट और स्टैंडर्ड बोर्ड स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले रैंडम बोर्ड सेटअप स्ट्रेटेजी। मैंने क्या कहा था, हम एक इनम लेंगे, इजी, मीडियम और हार्ड का। अब इस इनम को ना मैं इस क्लास के बाहर भी ले सकता था, पर मैंने क्या सोचा कि क्योंकि ये इसके लिए स्पेसिफिक है, हमें सिर्फ इस रैंडम बोर्ड स्ट्रेटेजी के लिए इनम चाहिए, तो मैंने इसको इसके अंदर ही डिफाइन कर लिया। तो आपको पता है आप ये भी कर सकते हो, आप एक क्लास के अंदर नेस्टेडली इनम ले सकते हो, है ना। अब देखो मैं क्या करूँगा, ईजी में मैं ज़्यादा लैडर्स बनाऊंगा और कम स्नेक्स, मीडियम में दोनों को इक्वल बनाऊंगा, और हार्ड में ज़्यादा स्नेक्स बनाऊंगा कम लैडर्स बनाऊंगा, ठीक है। तो मैंने देखो क्या किया, सबसे पहले मैंने एक डिफिकल्टी नाम का एक ऑब्जेक्ट एक इनम ले लिया। ये कहाँ से लिया, इस मेथड को बाद में देखते हैं, प्राइवेट मेथड है। सबसे पहले मैंने कंस्ट्रक्टर में डिफिकल्टी ले लिया यूज़र से। तो तू मुझे बता किस तरह की देखो डिफिकल्टी से खेलना है। तो यूज़र एक डिफिकल्टी देगा। अब सेटअप बोर्ड नाम का जो मेथड था जिसको मैं ओवरराइड कर रहा था, मैंने उसको ओवरराइड में देखो क्या चेक किया, स्विच डिफिकल्टी। अगर डिफिकल्टी है ईजी तो ये वाला जो प्राइवेट मेथड है मैंने इसके कॉल किया सेटअप विद प्रोबेबिलिटी। मैंने दिया देखो सेटअप प्रोबेबिलिटी को बोर्ड, और प्रोबेबिलिटी थी 0.3। 0.3 मतलब 30% स्नेक्स बनाना, 70% लैडर्स बनाना, ठीक है। यानी कि ये 0.3 की प्रोबेबिलिटी से स्नेक्स को बनाएगा। अगर मीडियम है तो मैंने स्नेक्स की प्रोबेबिलिटी थी 0.5 यानी कि 50%, और अगर हार्ड है तो स्नेक्स की प्रोबेबिलिटी 70% हो जाती है और सिर्फ 30% लैडर्स होंगे। अब सेटअप विद प्रोबेबिलिटी का मेथड क्या करता होगा, कुछ नहीं करता, बहुत सिंपल है, बोर्ड का साइज निकालता है। हम मान के चलते हैं क्योंकि यूजर ने नहीं हमें बताया ना कितने स्नेक्स और कितने लैडर्स हैं इस केस में, इसमें हम खुद ही डिटरमाइन कर रहे हैं। तो हम टोटल एंटिटीज यानी कि कितने टोटल स्नेक्स या लैडर्स हो सकते हैं, तो जो भी बोर्ड का साइज है बाय 10 कर देते हैं। मतलब हम मानते हैं कि 10% किसी बोर्ड में एंटिटीज होंगी। अब उस एंटिटीज में स्नेक्स भी आते हैं और लैडर्स भी आते हैं, ठीक है। अब हम देखो क्या कर रहे हैं, हम लूप थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, जो भी हमारा रैंडम मेथड है डिवाइडेड बाय रैंडम मैक्स, और ये चेक करते हैं क्या वो स्नेक की प्रोबेबिलिटी से कम है। अगर प्रोबेबिलिटी जो है जो यहाँ से आई वो स्नेक की प्रोबेबिलिटी से कम है तो हम स्नेक को ऐड करेंगे, नहीं तो हम लैडर को ऐड करेंगे, आपको पता ही है, ठीक है। तो अब हम देखो ये जिस तरह से हम ऐड कर रहे हैं ना, ये वाला मेथड आपको देखिए थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा, ये वाला वाइल लूप, ये बस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वाइल अटेम्प्ट इज लेस देन 50। हम 50 बार ट्राई करेंगे किसी स्नेक को ऐड करने का, सेम इस केस में हम 50 बार ट्राई करेंगे किसी लैडर को ऐड करने का। ये हम 50 बार ट्राई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है ना ये जो बोर्ड का कैन ऐड एंटिटी है ये बार बार फॉल्स रिटर्न करे, कि मतलब कहे गई यहाँ पे एंटिटी तुम डाल नहीं सकते, ठीक है। अब दोबारा से एक रैंडम दोबारा से एक स्टार्ट और एंड डिफाइन करो, दोबारा से एक स्टार्ट और एंड डिफाइन करो। तो अब ऐसे 50 बार ट्राई करोगे, ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी पे एक स्नेक को डालने के लिए। बस ये इसलिए हमने 50 एक बड़ा नंबर इसलिए रखा है ताकि किसी ना किसी रैंडम नंबर पे तो हम उसको एटलीस्ट डाल पाएं, ठीक है। तो ये तो बहुत नॉर्मल सा लॉजिक है, बस
बस स्नेक्स और लेटर्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है एक पूरे के पूरे सेल्स में, ठीक है। तो ये आप खुद से भी कर सकते हो। हमने कैसे किया, हमने बस एक रैंडम नंबर जनरेट किया, उसको ट्राई दिया 50 बार, और जो भी हमने स्टार्ट और एंड डिफाइन किया, स्टार्ट और एंड, हमने देखा क्या हम उस एंटिटी को ऐड कर सकते हैं, और अगर ऐड कर सकते हैं तो हमने उसको ऐड कर दिया, सिंपल। सेम लेटर के लिए किया, स्टार्ट और एंड डिफाइन किया, चेक किया क्या ऐड कर सकते हैं, और अगर ऐड कर सकते हैं तो ऐड कर दिया। तो ये वाला मेथड हो गया हमारा सेटअप बोर्ड का। और इसी तरह हमने बना दी अपनी रैंडम स्ट्रेटेजी। अब बनाते हैं अपनी कस्टम काउंट बोर्ड सेटअप स्ट्रेटेजी। अब ये क्या करता है, मैंने क्या कहा था, ये लेगा नंबर ऑफ स्नेक्स, नंबर ऑफ लैडर्स, रैंडम पोजीशंस। अब इन तीनों को तो ये ले लेगा आपके कंस्ट्रक्टर में, ठीक है। आप बताओ कितने स्नेक्स चाहिए, कितने लैडर्स चाहिए, और क्या आपको इन दोनों की पोजीशन, स्नेक्स और लैडर की पोजीशन रैंडमली चाहिए क्या। अगर वो बोलेगा हाँ रैंडमली चाहिए, तो इन दोनों वेक्टर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। पर वो अगर बोलेगा फॉल्स, मुझे रैंडमली नहीं चाहिए, मैं बताऊंगा कहाँ स्नेक आने चाहिए, कहाँ लैडर आने चाहिए, तो हमें इन दोनों वेक्टर की ज़रूरत है, क्योंकि हम फिर उस यूज़र से सारी की सारी स्नेक की पोजीशंस को लेंगे और सारी की सारी लैडर की पोजीशंस को लेंगे, और फिर वहीं स्नेक्स और लैडर्स को डाल देंगे। कैसे, देखो, इसीलिए हमने ये मेथड्स लिए हुए हैं। ऐड स्नेक पोजीशन, स्टार्ट एंड, इस स्नेक पोजीशन में पुशबैक कर देता है पोजीशन। ऐसे ही ऐड लैडर पोजीशन, स्टार्ट एंड लेंगे, लैडर पोजीशन का जो वेक्टर है पेयर का, उसमें पुशबैक कर देता है स्टार्ट एंड, ठीक है। तो बेसिकली ये तो बेसिक मेथड्स हैं इनको फिल करवाने के लिए, और इनको कॉल कौन करेगा, यूजर करेगा। कॉल कब करेगा, जब वो इस बूलियन वेरिएबल में फॉल्स देगा, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा बेसिक मेथड था सेटअप बोर्ड, उसको हमने ओवरराइड कैसे किया, देखो, हमने बोर्ड लिया, सबसे पहले चेक किया क्या रैंडम पोजीशन ट्रू है, मतलब यूजर को क्या रैंडमली पोजीशन से डलवाना है या नहीं। अगर रैंडम डलवाना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने बोर्ड साइज लिया, ठीक है, हमने स्नेक्स ऐड करने हैं, कितने स्नेक्स ऐड करने हैं, नंबर ऑफ स्नेक्स, ये तो यूजर ने दिया हुआ है, इतने स्नेक्स ऐड कर दो। तो हम तब तक गए, अगेन स्टार्ट और एंड एक जनरेट किया, चेक किया जनरेट कैन ऐड कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो हमने उसको ऐड कर दिया, और स्नेक्स ऐड प्लस कर दिया। इस तरह हम कब तक स्नेक ऐड करते रहेंगे, जब तक वो नंबर ऑफ स्नेक से छोटा रहेगा। सेम तरीके से हमने लैडर को भी ऐड करवा दिया। पर मान लो रैंडम पोजीशन फॉल्स होती, मतलब यूजर खुद बताता कि मुझे स्नेक्स को कहाँ ऐड करना है, तो अगेन अगर वो खुद बताता, यानी कि वो इन मेथड्स को कॉल करता रहता, ऐड स्नेक पोजीशन, ऐड लैडर पोजीशन, कब तक ऐड करता रहता, जब तक वो इन एरेज को फिल ना कर दे, बेसिकली जब तक वो सेटिस्फाई ना हो जाए कि उसने अपने सारे स्नेक्स और लैडर को डलवा लिया है। एक बार डलवा लिया है तो हम एल्स में देखो क्या करते, उन वेक्टर्स में लूप थ्रू करते, स्नेक पोजीशंस, लैडर पोजीशंस, ये जो हमने वेक्टर ऑफ पेयर्स बना रखे हैं, और जहाँ जहाँ बेसिकली ये ट्रू है, हम अगेन वहाँ पे एंटिटी को ऐड करते रहते, चेक करते क्या ऐड कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो ऐड कर दो, अगेन लैडर को ऐड कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो ऐड कर दो। तो हम ये करते हैं। तो ये हो गई हमारी कस्टम स्ट्रेटेजी। और एक हमने जो सबसे अपनी कॉमन बनाई है वो है स्टैंडर्ड बोर्ड सेटअप स्ट्रेटेजी। ये कर रही है, मैंने आपको बताया था, ये सेटअप बोर्ड को पता है कैसे ओवरराइड करती है। जो स्टैंडर्ड तरीका है ना किसी बोर्ड को ओवरराइड करने का, उस तरीके से ओवरराइड करती है। बेसिकली जहां स्नेक्स होने चाहिए वहां स्नेक्स डालती है, जहां लैडर होनी चाहिए वहां लैडर डालती है, जितने स्नेक्स होने चाहिए उतने स्नेक्स डालती है। पर अगेन देखो, ये जो स्ट्रेटेजी है सिर्फ 10x10 के लिए काम करेगी, क्योंकि आपको पता है जो स्टैंडर्ड गेम है वो सिर्फ 100 सेल्स के लिए बनी हुई है, राइट। तो अगर आप बोर्ड का साइज 100 नहीं है तो हम प्रिंट कर देंगे भाई स्टैंडर्ड सेटअप ओनली वर्क्स फॉर 10x10 रिटर्न, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, पहले सारे स्नेक्स को ऐड करा लिया, तो बोर्ड डॉट ऐड बोर्ड एंटिटी, तो ये हमने सारे स्नेक्स को ऐड करा लिया। ऐसे ही हमने सारे लैडर्स को ऐड करा लिया। ये हमने देखो कहाँ का ऐड करवाया, ये मैंने तो सीधा गूगल से उठाया कि कहाँ कहाँ भाई एक्चुअली स्नेक्स होते हैं और कहाँ कहाँ एक्चुअली लैडर्स होते हैं। अब ये कितना स्टैंडर्ड है वो मुझे नहीं पता, बट इसका मतलब ये है कि स्टैंडर्ड गेम में जो भी आपका स्नेक एंड लैडर का जो स्टैंडर्ड गेम होता होगा उसमें यहाँ स्नेक्स होते होंगे और यहाँ लैडर्स होते होंगे। सिंपल। अब ये कुछ भी आप कर सकते हो, बस मेरा मतलब ये था कहने का कि हमने एक स्टैंडर्ड गेम उठा लिया, हमने खुद से चूज कर लिया कहाँ स्नेक्स होने चाहिए और कहाँ लैडर्स होने चाहिए। ना तो हमने कोई रैंडम स्ट्रेटेजी यूज़ की कि हर बार नया जनरेट होगा, और ना ही हमने यूजर से इनपुट करवाया, ठीक है। हमने खुद के हिसाब से स्नेक्स और लैडर्स को उठा लिया, ठीक है। तो ये होगी आपकी स्टैंडर्ड स्ट्रेटेजी। तो सारी स्ट्रेटेजीज खत्म हो गई। अब हमारा जो देखो बोर्ड का सेटअप बोर्ड नाम का मेथड था उसे हम डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि उसको स्ट्रेटेजी की जरूरत थी। तो वो क्या करता था, कुछ नहीं करता था, इस स्ट्रेटेजी का सेटअप बोर्ड कॉल कर देता था यूजिंग दिस, यानी कि खुद को देके। अब सेटअप बोर्ड कॉल करेगा यूजिंग दिस, यानी कि वो अपने आप को दे देगा। अब इनमें से कोई भी स्ट्रेटेजी कॉल हो सकती है, स्टैंडर्ड स्ट्रेटेजी कॉल हो सकती है, या आपकी कौन सी कस्टम काउंट कॉल हो सकती है, या फिर आपकी अगेन रैंडम स्ट्रेटेजी कॉल हो सकती है। तो इन तीनों में से कोई भी स्ट्रेटेजी कॉल हो जाएगी जो भी यहाँ पे पास करोगे आप, और उसका सेटअप बोर्ड कॉल कर देगा खुद को देके, और ये आपको आपके बोर्ड को सेटअप करके दे देंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम अपनी प्लेयर क्लास देखते हैं। उसके पास कुछ नहीं, प्लेयर की आईडी है, नाम है, पोजीशन है और प्लेयर का स्कोर है, ठीक है। ये हमने कंस्ट्रक्टर में उसको सारा ओवरराइड करवा लिया, और ये हमारे बेसिक गेटर्स एंड सेटर्स हैं, ठीक है।
चलो इंक्रीमेंट स्कोर एज इट इज, स्कोर को हम प्लस प्लस करते रहेंगे यूजर को। फिर हमने क्या कहा, हम रूल क्लास बना लेते हैं अपनी, स्नेक एंड लैडर रूल्स। ये भी हमारी वो है स्ट्रेटेजी क्लास है, तो ये हमने एब्स्ट्रैक्ट बना ली। इसके पास 3 मेथड है, इज वैलिड मूव, कैलकुलेट न्यू पोजीशन और चेक विन कंडीशन। हमने आपको बताया था ड्रॉ कंडीशंस में कुछ होती नहीं है। वैलिड मूव में क्या करेगा, करंट पोजीशन लेगा, डाइस की वैल्यू देगा, बोर्ड साइज लेगा। न्यू पोजीशन में भी करंट पोजीशन, डाइस की वैल्यू, बोर्ड। और विन कंडीशन कैसे चेक करेगा, उसको बस पोजीशन चाहिए जहां पे यूजर करंटली खड़ा है और बोर्ड का साइज चाहिए, दैट्स इट। अब इसके स्टैंडर्ड रूल देख लेते हैं जो बेसिक है। मैंने क्या कहा था, वैलिड मूव क्या होगी, अगर करंट पोजीशन प्लस डाइस का वैल्यू स्मॉलर देन इक्वल टू है बोर्ड का साइज, तो वो मूव वैलिड है। क्योंकि अगर वो ग्रेटर देन हो गया तो वो मूव वैलिड ही नहीं हो रहेगी, राइट। इक्वल टू तक चलेगा, यानी कि अगर यूजर 100 एंड पॉइंट और यूजर 98 पे खड़ा है, तो यूजर या तो 2 ला सकता है 100 पे जाने के लिए, या 1 ला सकता है 99 तक जाने के लिए। पर 3 या 4 या 5 ले आया और पोजीशन उसके आगे हो गई, तो वो मूव वैलिड ही नहीं होगी, है ना। तो करंट पोजीशन प्लस डाइस वैल्यू अगर बोर्ड साइज को एक्सीड कर जाती है तो वो मूव वैलिड नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक सी वैलिड मूव कंडीशन हो गई। कैलकुलेट न्यू पोजीशन, आपको पता ही है हम क्या करेंगे, करंट पोजीशन डाइस वैल्यू लेंगे, पहले एक इंटरमीडिएट पोजीशन लेते हैं उसकी, पहले न्यू पोजीशन इक्वल टू करंट पोजीशन प्लस डाइस वैल्यू, तो इसकी एक न्यू पोजीशन आ गई। अब हम बोलेंगे कि बोर्ड को कि यहाँ पे कोई एंटिटी खड़ी है क्या इस पोजीशन पे, तो वो हमें एक एंटिटी ला करके दे देगा अगर होगी तो। अगर कोई एंटिटी नहीं होगी तो यहाँ पे नल हो जाएगा। हम चेक करेंगे क्या एंटिटी नल है क्या। अगर नल नहीं है, मतलब वहाँ पे या तो कोई स्नेक था या तो कोई लैडर थी, तो जो भी था वहाँ पे हम बोलेंगे एंटिटी का एंड ला करके दे दो। तो स्नेक का एंड नीचे होगा, लैडर का एंड कहीं ऊपर होगा, तो जो भी एंड होगा ना एंटिटी का, वो हम रिटर्न करवा देंगे यहाँ से, यानी कि वो उसकी न्यू पोजीशन हो गई। और अगर वो नल था तो जो भी ये जो नई पोजीशन यहाँ से आई थी करंट पोजीशन प्लस डाइस वैल्यू से, हम वही रिटर्न करवा देंगे, सिंपल। तो ये हमारा एक सिंपल हो गया तरीका सा कट। तो ये हमारा एक सिंपल तरीका हो गया न्यू पोजीशन को कैलकुलेट करने का, है ना। और एक फाइनल था हमारा कैलकुलेट विन कंडीशन, ये भी बहुत सिंपल है। ये चेक करता है बस ये जो पोजीशन है क्या ये बोर्ड साइज के इक्वल तो नहीं हो गई, बहुत सिंपल विन कंडीशन है, राइट। टिक टैक टो की बल्कि कॉम्प्लिकेटेड थी, हमें चेक करना पड़ता था कि रोज बन रहे हैं, कॉलम बन रहे हैं, डायगोनल्स बन रहे हैं। इसमें बस चेक करना पड़ रहा है कि यूजर क्या लास्ट में आ गया, अगर आ गया तो जीत गया, सिंपल। अब चलते हैं अपनी ऑर्केस्ट्रेटर क्लास, गेम क्लास की तरफ, ठीक है। हमारे पास हमारा बोर्ड था, डाइस था, प्लेयर्स थे डीक्यू में, रूल्स थे, ऑब्जर्वर्स थे और गेम ओवर का एक बूलियन वेरिएबल था। ये सब हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू ले लिया, ठीक है। हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में डिफाइन करा दिया स्टैंडर्ड स्नेक एंड लैडर रूल्स, ठीक है। अगेन हम इसको टिक टैक टो की तरह क्या कर सकते थे, एक फैक्ट्री के थ्रू ले सकते थे कि आपको कौन सी गेम चाहिए, कीनम बनाना पड़ता गेम टाइप, वो कहता स्टैंडर्ड गेम चाहिए तो हम स्टैंडर्ड सेटअप करके देते थे रूल्स में और इसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करते थे, वो हमने वहाँ पे किया ही हुआ है। तो हमने यहाँ पे सिंपली उसको हार्ड कोड करवा लिया क्योंकि एक ही तरह का रूल है। तो हमने रूल में यहाँ पे डिफाइन कर दिया स्टैंडर्ड स्नेक एंड लैडर रूल और गेम ओवर बाय डिफॉल्ट फॉल्स हो गई। अब इसमें बेसिक मेथड है, ऐड प्लेयर, प्लेयर ऐड कर देगा, ऐड ऑब्जर्वर, लिस्ट में ऑब्जर्वर ऐड कर देगा, नोटिफाई क्योंकि एक ऑब्जर्वेबल है तो उसके पास एक नोटिफाई मेथड है, ये सब ऑब्जर्वर्स पे जाएगा और उनका अपडेट मेथड कॉल कर देगा। डिस्प्ले प्लेयर पोजीशन, वो क्या करेगा, प्लेयर की करंट पोजीशन को डिस्प्ले करवा देगा, करंट यूजर कहाँ पे खड़ा है, ठीक है। अब मेन मेथड है हमारा प्ले, इसको अगेन हम बाद में देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, पहले बाकी चीज़ें खत्म कर लेते हैं। एक हमने अपनी बेसिक सी फैक्ट्री बना दी। अब हमने देखो कैसी फैक्ट्री बनाई है। इस फैक्ट्री में हमने 3 तरह के मेथड रखे, एक क्रिएट स्टैंडर्ड गेम, क्रिएट रैंडम गेम, क्रिएट कस्टम गेम। कुछ नहीं है, जो हमारी सेटअप गेम्स थी ना उसको डिफाइन करा लिया। पहले हमने एक बोर्ड बनाया, अगर स्टैंडर्ड गेम है तो हमने बोर्ड बनाया 10x10 का, क्योंकि उतने का ही स्टैंडर्ड हो सकता है। तो अगर आप फैक्ट्री को बोलोगे भाई स्टैंडर्ड गेम ला करके दे दे, तो उसका बोर्ड का साइज कितना होगा, 10x10 का होगा। फिर हमने स्ट्रेटेजी कौन सी बनाई, स्टैंडर्ड स्ट्रेटेजी, बोर्ड में सेटअप कर दिया स्ट्रेटेजी को। और फाइनली डाइस बनाया 6 का, क्योंकि 6 फेस डाइस स्टैंडर्ड होता है, और रिटर्न कर दिया स्नेक एंड लैडर गेम बना करके, और ये वाला उसमें बोर्ड डाल दिया, ये वाला उसमें डाइस डाल दिया। पर लेट से आप कहते हैं मुझे तो एक रैंडम गेम चाहिए, तो आप बोर्ड का साइज भी लेते और डिफिकल्टी लेवल भी लेते। उस केस में आपका पहले बोर्ड का साइज आपसे लेता, स्ट्रेटेजी बनाता, और स्ट्रेटेजी कैसे बनाता, रैंडम सेटअप स्ट्रेटेजी बनाता डिफिकल्टी के लेवल पे। तो अगर आप कहते हैं आपको हार्ड गेम खेलनी है तो यहाँ पे हार्ड पास करता, और आपको पता ही है वो क्या करता, 70% स्नेक्स जनरेट करता, 30% आपके क्या जनरेट करता, लैडर्स जनरेट करता। यहाँ पे सेटअप बोर्ड को स्ट्रेटेजी पास कर देता और फिर एक डाइस बनाता 6 साइज का, और फिर एक नया स्नेक एंड लैडर की गेम बना के उसको बोर्ड और डाइस दे देता, सिंपल। और फाइनली हम क्या करते, एक क्रिएट कस्टम गेम बनाते, बोर्ड का साइज लेते और एक स्ट्रेटेजी लेते। अब कस्टम गेम है यानी कि आप बोर्ड का साइज बताओगे, आप स्ट्रेटेजी जो भी आप डिसाइड कर रहे हो यहाँ पे वो बताओगे, ठीक है। और अगेन डाइस तो आप खुद से डिटरमाइन कर लोगे 6 का, और अगेन स्नेक एंड लैडर गेम बना के बोर्ड और डाइस दे दोगे, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी भी यहाँ पे कौन दे रहा होगा, क्लाइंट दे रहा होगा कि मुझे कौन सी स्ट्रेटेजी चाहिए। तो ये 3 तरह की बेसिकली मैंने क्या किया, एक टेम्पलेट बना लिए कि आपको अगर ऑलरेडी बनी बनाई गेम चाहिए तो आप इन मेथड्स को कॉल कर सकते हो, ठीक है।
चलो अब चलते हैं अपने मेन मेथड की तरफ। मेन में क्या किया हमने, पहले गेम का ऑब्जेक्ट बनाया, बोर्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, अभी इसको नल रखा हुआ है। अब हम यूज़र से बोलेंगे कि आपको कैसी गेम खेलनी है, स्टैंडर्ड गेम, रैंडम गेम या कस्टम गेम। तो यूज़र जो भी चॉइस करेगा उसके हिसाब से हम गेम को चालू करेंगे। अगर वो कहेगा स्टैंडर्ड गेम तो हम स्नेक एंड लैडर फैक्ट्री को बोलेंगे स्टैंडर्ड गेम बना के दे, बोर्ड को कर देंगे नया बोर्ड। अगर वो बोलेगा रैंडम गेम तो अगेन हम क्या करेंगे, उससे और चीज़ें पूछेंगे कि इजी खेलना है, मीडियम खेलना है, हार्ड खेलना है। तो जो भी डिफिकल्टी लेवल यूज़र को खेलना होगा वो यहाँ पे हमें इनपुट दे देगा और उस पर हम स्विच कर लेंगे। अगर डिफिकल्टी ईजी है तो हम ईजी का ऑब्जेक्ट बना के देंगे, डिफिकल्ट सेटअप स्ट्रेटेजी डॉट ईजी। अगर अगर डिफिकल्टी हमारी जो क्या है मीडियम है तो हम मीडियम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हार्ड है तो हार्ड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। अब ये DIFF क्या है, तो देखो अगर डिफिकल्टी जो भी यूज़र ने डाली होगी उस हिसाब से हम क्या करेंगे, पहले रैंडम सेटअप स्ट्रेटेजी का डिफिकल्टी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे डिफ, और चेक कर लेंगे केस 1 केस 2 केस 3 की डिफिकल्टी ईजी है, मीडियम है या हार्ड है, ठीक है। चलो और डिफ़ॉल्ट में हमने क्या किया, देखो मीडियम ही रख लिया, ठीक है। अब जो भी यहाँ पे आपकी डिफिकल्टी रही होगी, अब हमने देखो गेम को क्या बोला कि एक स्नेक एंड लैडर फैक्ट्री को हमने बोला कि क्रिएट रैंडम गेम, एक रैंडम गेम का ऑब्जेक्ट बना, ये वाला बोर्ड साइज देके जो भी यूज़र ने हमें बोला होगा इनपुट में, और ये वाला डिफिकल्टी लेवल बोल लेके जो भी यूज़र ने हमें दिया होगा, ठीक है। अगर डिफिकल्टी लेट से आपको पता है ये हार्ड दी होगी तो 70% क्या बनेंगे, स्नेक्स, और 30% लैडर बनेंगे। और हम फाइनली बोर्ड इक्वल टू न्यू बोर्ड, बोर्ड को साइज दे देंगे और हमारी गेम चालू हो पाएगी। एल्सिफ अगर लास्ट क्वाइस 3 होती है हमारी, यानी कि हम कस्टम गेम बनाते तो हम यूज़र से बाकी चीज़ें पूछते, पहले बोर्ड का साइज़ बता, एग्जैक्ट काउंट चाहिए या तू बताएगा कहाँ कहाँ पोजीशन में फिट करना है। आपको पता है कस्टम में क्या था, हम यूज़र से पूछेंगे एग्जैक्टली बता कितने स्नेक और कितने लैडर चाहिए, और फिर दोबारा से पूछेंगे क्या इन स्नेक्स या लैडर जो भी तूने बताया, मान ले तूने बताया कि 10 स्नेक्स और 10 लैडर चाहिए, इन 10 को हम रैंडमली पुट कर दे या फिर तुम्हें पोजीशंस भी बताएगा, ठीक है। तो हम उससे चॉइस भी पूछ लेंगे। अगर वो पोजीशंस बताएगा, पहले हमने नंबर ऑफ स्नेक्स नंबर ऑफ लैडर लिया, फिर उसकी हमने स्ट्रेटेजी बना ली, कस्टम बोर्ड स्ट्रेटेजी। फिर हमने से दोबारा पूछा कि तेरे को काउंट ही देना है या फिर एग्जैक्ट पोजीशन देनी है। तो अगर सिर्फ काउंट ही देना होगा तो हमने बस नंबर ऑफ स्नेक नंबर ऑफ लैडर पूछा, स्ट्रेटेजी बनाई और गेम को स्टार्ट कर दिया। और अगर एग्जैक्ट स्नेक्स और लैडर्स भी चाहिए होंगे तो हमने वो यूज़र से डलवा लिए कि एंटर स्नेक एंटर लैडर। तो अगर आप इसको अभी एक कोड को रन करके देखोगे आपको समझ आ जाएगा कुछ नहीं किया हुआ, हम बस यूज़र से इनपुट ले रहे हैं बार बार। अगर लेट से यूज़र कह रहा है कि मैं तो एक्जैक्टली बताऊंगा कहाँ स्नेक्स डालने हैं, कहाँ लैडर डालने हैं, एग्जैक्ट पोजीशंस बताऊंगा, तो हम यूज़र से इनपुट लेते रहे, स्टार्ट एंड लेते रहे, स्टार्ट एंड लेते रहे। और देखो हमने क्या किया, स्ट्रेटेजी का ऐड स्नेक पोजीशन, ऐड लैडर पोजीशन, ये कॉल करते रहे। और ये कौन सा मेथड है आपको पता ही है, ये सिर्फ हमारी कस्टम स्ट्रेटेजी में बना हुआ मेथड है, ऐड स्नेक पोजीशन ऐड लैडर पोजीशन, ये आपने देखा ही था, ठीक है। और फाइनली हमने इसका भी बना लिया और हमने बोर्ड में क्या डाल दिया, एक नया बोर्ड का ऑब्जेक्ट बनाया इस बोर्ड साइज के साथ। फाइनली एक बार एक चेक कर लिया कि गेम क्या नल तो नहीं, अगर नल है तो बोल देंगे चॉइस इनवैलिड है, इनमें से कोई रिटर्न करो, ठीक है। बेसिकली इनमें से कोई यूज़ करो, केस 1 या 2 या 3 में से कुछ डालो, ठीक है। और फाइनली क्या किया हमने, कुछ ऑब्जर्वर बना लिए, तो बेसिक सी चीज़ थी, ऑब्जर्वर बनाया, ऑब्जर्वर को ऐड कर दिया। आपने एक ही ऑब्जर्वर बनाया था, स्नेक एंड लैडर कंसोल नोटिफायर, यही था हमारे पास, उसको हमने ऐड कर दिया। हमने क्या किया, हमने देखो प्लेयर बनाया, उन प्लेयर्स का इनपुट ले लिया और उन सारे प्लेयर्स का हमने नाम ले लिया, ठीक है। और क्या किया, एक एक करके हम प्लेयर्स को लेके ऐड प्लेयर करते रहे। और आपको पता है ऐड प्लेयर क्या करेगा, उनको DQ में डालता रहेगा और फिर गेम को हमने फाइनली प्ले करवा दिया, यानी कि गेम को स्टार्ट करवा दिया। अब पूरा का पूरा काम कौन करेगा, गेम को प्ले करने का काम गेम डॉट प्ले करेगा। तो इसको देख लेते हैं, इसका कोड कैसा दिखता है। अब बहुत सिंपल है, सबसे पहले देखो हमने चेक किया कि हमें कम से कम 2 प्लेयर चाहिए खेलने के लिए, तो प्लेयर डॉट साइज लेस देन 2 नहीं होना चाहिए। फिर हमने नोटिफाई किया गेम स्टार्टेड, बोर्ड को डिस्प्ले करवाया, और जब तक गेम ओवर ना हो जाए तब तक हम इस लूप को चलाते रहेंगे। आपको पता है हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करंट प्लेयर निकालेंगे, इस प्लेयर्स के जो DQ है उसे फ्रंट उठाएंगे और वो हमारा पहला प्लेयर मिल गया जिसकी बारी है, ठीक है। हम उसको बोलेंगे तेरी टर्न है, डाइस को रोल कर। हमने डाइस को रोल करवाया, कुछ नहीं है, सीन डॉट इग्नोर सीन डॉट गेट, ये बस इससे जब भी हम एंटर प्रेस करेंगे तो डाइस रोल हो जाएगा और एक आगे वैल्यू आएगी, बस ये उसके लिए है, ठीक है। तो जैसे जो भी डाइस की वैल्यू है ये रैंडमली आएगी, तो डाइस डॉट रोल से हमें वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, हम करंट पोजीशन निकालेंगे, जो भी करंट प्लेयर की अभी की पोजीशन है वो हमें करंट पोजीशन हो गई। अब चेक करेंगे क्या वैलिड मूव है क्या, जो भी यूजर की करंट पोजीशन है और जो डाइस वैल्यू आई और हमने उसको बोर्ड का साइज दे दिया, तो रूल्स का डॉट इज वैलिड मूव हमने कॉल किया। आपको पता है कैसे काम करता होगा, चेक करता होगा, अगर आप जो एंड है 100 है लेट से, उससे अगर आप पीछे हो तो वो मूव वैलिड, आपको पता ही है। तो सबसे पहले देखो इसने क्या निकाला, इंटरमीडिएट पोजीशन निकाला, आपकी करंट पोजीशन प्लस डाइस वैल्यू, ठीक है। अब हमने देखो क्या किया, कैलकुलेट न्यू पोजीशन कॉल कर दिया रूल्स का। अब आपको पता है कैलकुलेट न्यू पोजीशन क्या लेगा, यूजर की करंट पोजीशन लेगा, पहले तो डाइस की वैल्यू देगा जो भी आया है और बोर्ड लेगा और चेक करेगा कि
इसकी नई पोजीशन क्या है। बेसिकली पहले तो वो करंट पोजीशन प्लस डाइस वैल्यू निकालेगा, फिर चेक करेगा कि वहाँ पे कोई एंटिटी तो नहीं है। अगर एंटिटी है, उस एंटिटी का स्टार्ट है बेसिकली वहाँ पे, तो जो भी उसका एंड होगा, अगर लैडर है तो टॉप पे ले जाएगा और स्नेक है तो नीचे तक ले जाएगा, तो न्यू पोजीशन पे वो वाली पोजीशन ला देगा, ठीक है। तो और उस करंट प्लेयर की सेट पोजीशन को हम कर देंगे न्यू पोजीशन, यानी कि अब यूजर वहाँ पे आ चुका है। लेट्स से अगर स्नेक था तो स्नेक ने उसे डसा और वो नीचे तक आ गया, ठीक है। तो ये करंट प्लेयर की नई पोजीशन हो गई। अब हम चेक करते हैं कि यूजर जहाँ पे था, जिस इंटरमीडिएट पोजीशन पे खड़ा था, वहाँ पे कहीं स्नेक या लैडर तो नहीं था। ये सिर्फ नोटिफिकेशन भेजने के लिए है। तो हमने देखो चेक किया कि बोर्ड डॉट गेट एंटिटी इंटरमीडिएट पोजीशन, और अगर बोर्ड एंटिटी नल नहीं है, यानी कि एंटिटी इज नॉट इक्वल टू नल, वहाँ पे कुछ था, या तो स्नेक होगा या लैडर होगा। तो हमने चेक कर लिया कैसे, इस स्नेक से अगर एंटिटी का हम नेम प्रिंट करें और स्नेक के इक्वल हो तो स्नेक होगा, नहीं तो लैडर होगा। और ये सिर्फ नोटिफिकेशन भेजने के लिए। अगर स्नेक था तो हमें नोटिफिकेशन भेज दी कि भाई स्नेक एनकाउंटर्ड, और अगर लैडर था नोटिफिकेशन भेज दी लैडर मिल गई यूजर को, ठीक है। बाकी पोजीशन तो उसकी अपडेट हो ही चुकी है। हमने नोटिफाई कर दिया कि भाई प्लेयर 1 ने खेल लिया, प्लेयर 2 की पोजीशन है, और डिस्प्ले कर दिया बोर्ड को। अब दो चीज़ें चेक करनी थी। एक तो पहले हमने चेक किया उसकी विनिंग कंडीशन, अगर यूजर जीत रहा है तो हमने मैसेज प्रिंट कर दिया भाई गेम खत्म हो गई है, यूजर जीत गया, और गेम ओवर को कर दिया ट्रू। अगर विनिंग कंडीशन फॉल्स है तो आपको पता ही है, हम प्लेयर को पॉप आउट करेंगे फ्रंट से और पुश बैक कर देंगे लास्ट में, और ये दोबारा से चलेगा। अब ये देखो किसका एल्स है, इसका इज वैलिड मूव का। हम क्या कहते हैं, अगर ये मूव वैलिड ही नहीं होती, हम यूजर को उठा के पीछे डाल देते और कह देते भाई एग्जैक्ट रोल चाहिए तेरे को एंड तक पहुंचने के लिए, मतलब वो 100 एंड है और वो 98 पे खड़ा है, तो जब तक 2 नहीं आएगा वो जीतेगा नहीं। अब 2 नहीं आया, हमारे उसका 4 आ गया, कोई बात नहीं, अब यूजर 1 यूजर 2 चलेगा, है ना। तो उसको वेट करना पड़ेगा जब तक उसका 2 नहीं आता, यही होता है ना गेम में। तो ये उसकी एल्स वाली कंडीशन हो गई, ये बंद हो गया वाइल लूप। अब ये दोबारा चलता रहेगा जब तक आपकी गेम ओवर ना हो जाए, और गेम कब ओवर होगी, जब तक कोई गेम जीत नहीं जाता, जब तक गेम ओवर ट्रू नहीं हो जाती, यानी कि आप इसमें नहीं चले जाते चेक विन कंडीशन पे, ठीक है। तो आपको फ्लो पूरा का पूरा समझ आ ही गया, हमने ये भी डिस्कस कर लिया। चलो अब हम फटाफट से एक बार इसको स्टार्ट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसने हमसे क्या पूछा, कौन सी गेम खेलनी है। लेट्स से हम अभी के लिए स्टैंडर्ड गेम सेट कर देते हैं। तो नंबर ऑफ प्लेयर्स हमने डाला 2, तो पहले का हमने नाम डाल दिया लेट्स से आदित्य, एक नाम डाल दिया हमने हर्षिता, और इसने देखो हमें बोर्ड की कॉन्फ़िगरेशन ला करके दे दी। 100 सेल्स है, इसने स्नेक्स को देखो कहाँ कहाँ डाला, इन जगहों पे डाला। एक 99 पे उसका स्टार्ट है और एंड लेके जाएगा 54 पे, एक 95 पे स्टार्ट है, एंड लेके जाएगा 75 पे। इस तरह उसने स्नेक्स डाले और लैडर्स डाले, 10 स्नेक्स और 11 लैडर्स डाले उसने, ठीक है। तो हो सकता है स्टैंडर्ड सेटअप होता हो। अब लास्ट में उसने बोला आदित्य की टर्न है, प्लीज़ एंटर टू रोल द डाइस। देखो मैंने जैसे ही एंटर दबाया, डाइस रोल हुआ, मेरी नई पोजीशन आ गई 1, ठीक है। तो आदित्य की पोजीशन हो गई 1, हर्षिता की 0। अब दोबारा हर्षिता चलेगी, मैंने एंटर दबाया, एंटर दबाया, अब हर्षिता ने कहा आया होगा 4, तो उसकी पोजीशन हो गई 4, मेरी हो गई 1, और इस तरह से मैच चलता रहेगा, हमारी पोजीशंस चेंज होती रहेगी जब तक कोई विनर ना हो जाए। तो देखो अब देखो यहाँ पे मैंने इसको पूरा खेल लिया, लास्ट में क्या आया, आदित्य 100 तक पहुंच गया, तो आदित्य विंस, गेम एंडेड, विनर इज आदित्य, ठीक है। और उससे पहले देखो कितनी बार डाइस रोल करना पड़ा, क्योंकि कई बार हम लास्ट तक पहुंच जाएंगे, 97 96 तक पहुंच गए, पर किसी स्नेक ने कट कर लिया, तो देखो दोबारा 54 पे आ गए, राइट, दोबारा 56, फिर दोबारा ऊपर चढ़ना शुरू करे, फिर ऐसे करते 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 फिर स्नेक ने कट कर लिया, दोबारा नीचे आ जाओगे, वगैरह वगैरह। तो जैसे एक नॉर्मल गेम चलती है उसी तरह से गेम चलेगी, ठीक है। आई होप आपको मज़ा आया होगा ये पूरा का पूरा आर्किटेक्चर समझने में और इसको खुद से क्रिएट करने में। अब मैं चाहूँगा आप इसको एक्सटेंड करो, खुद से इस गेम को देखो और क्या चेंजेस कर सकते हो आप, क्या स्टैंडर्ड के अलावा अपने खुद के कौन से सेटअप्स लेके आ सकते हो, ठीक है। अभी तो हमने स्टैंडर्ड रूल्स रखे हुए हैं, आप इसको एक्सटेंड करो, देखो गूगल पे जा करके और कौन कौन से रूल्स हो सकते हैं, उन स्ट्रेटजीज को इंट्रोड्यूस करो, उसके खुद से मेथड्स लिखो, खुद के लॉजिक लिखो, राइट। तो आप इसको बेटर तरीके से समझ पाओगे। और इस तरह के LLD क्वेश्चंस बहुत कॉमन है, खासकर फ्रेशर लेवल इंटरव्यूज़ पे पूछा जाता है, स्नेक एंड लैडर का लो लेवल डिज़ाइन बनाओ। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कॉमन है इंटरव्यूज़ में। पर आई होप अब आप इन क्वेश्चंस में अच्छे से परफेक्ट हो जाओगे, आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, और भी ऐसी गेम्स की आप प्रैक्टिस करो लो लेवल डिज़ाइन को बनाने की। बाकी इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।